स्टोरी की शुरुआत में हमें बहुत से चोगे पहने लोगों को दिखाया जाता है और उन सभी के सामने होता है हेवनली डीमन जो हवा में उड़ रहा था। फिर उसके बाद हेवनली डीमन कहता है खून और डर, क्या तुम सब सचमुच यही चाहते हो? फिर उसके बाद वो सभी चोगे वाले हेवनली डीमन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन हेवनली डीमन सिर्फ अपने एक हाथ को आगे उठाता है। फिर वो कहता है तो ठीक है, तुम लोग जो चाहते हो मैं भी तुम लोगों को वही दूंगा। फिर उसके बाद हेवनली डीमन के ऊपर जितने भी चोगे वाले अटैक करने के लिए आ रहे थे उन सभी का सिर ब्लास्ट हो जाता है और हवा में सिर्फ उन लोगों का बिखरा हुआ खून था। फिर दिखाया जाता है रात के खुले आसमान में चांद के रोशनी के नीचे खून के बारिश के बीच में हेवनली डीमन खड़ा होता है। फिर वो कहता है कितने कमजोर लोग हैं। फिर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो अपने हथियार को पकड़कर हेवनली डीमन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हेवनली डीमन फिर से अपने हाथ को आगे करता है और एक अटैक करते हुए कहता है कितने बेवकूफ लोग हैं। और दूसरी तरफ उन लोगों को दिखाया जाता है जो लोग हेवनली डीमन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी हेवनली डीमन का अटैक उन लोगों के आर पार हो जाता है और पलक झपकते ही उन लोगों का पूरा बॉडी टुकड़ों में कट जाता है। फिर हेवनली डीमन स्माइल करते हुए कहता है खुद को देखो, अब मैं तुम लोगों को सोल ऑगमेंटिक ड्यूमनिक आर्ट का असली पावर दिखाऊंगा। फिर उसके बाद वहाँ की जमीन हिलने लगती है। फिर उसके बाद हमें जमीन से निकलते हुए दो बड़े बड़े हाथ को दिखाया जाता है, जिनमें से एक हाथ उन चोगे वाले लोगों की तरफ बढ़ने लगता है और उतने बड़े हाथ को देखकर वो चोगे वाले लोग भागने लगते हैं। फिर तभी दूसरा हाथ उन सभी लोगों के ऊपर आता है और उन सभी लोगों को पकड़ लेता है। फिर उन दोनों हाथों को दिखाया जाता है जो उन सभी लोगों को अपने अंदर पकड़ लिया था। फिर हमें एक चोगे वाला आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है क्या ऐसा करना किसी के लिए पॉसिबल भी है? फिर उसके बाद उस बड़े हाथ को दिखाया जाता है जो उन सभी लोगों को पकड़ के उठा लेता है। फिर उसके बाद उन चोगे वाले लोगों को दिखाया जाता है जो लोग दबकर मर गए थे और कुछ जिंदा थे। वो सोच रहे थे हमारे लिए हेवनली डीमन को हराना इम्पॉसिबल है। फिर शायद उनके अंदर से हेवनली डीमन उनके सोल को कंज्यूम करने लगता है। फिर उसके बाद उन सभी को मुट्ठी में दबाकर मार देता है और उन सभी के बॉडी के टुकड़े नीचे गिर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हेवनली डीमन स्माइल करने लगता है। फिर वो कहता है क्या वो हेवनली डीमन के आखिरी बचे हुए कैंडिडेट्स थे? फिर वो कहता है ये बहुत शांत है, मैं शायद खून से रंगे हुए इस लाइफ में शांति की जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। तभी हेवनली डीमन को बहुत जोर से दर्द देने लगता है और वो अपने सीने को जोर से पकड़ लेता है। फिर उसके बाद वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। फिर तभी हेवनली डीमन के ऊपर एक इविल चीज दिखाई देने लगता है जो हेवनली डीमन पर हंस रहा था। फिर हेवनली डीमन सोचने लगता है क्या ये शुरू हो गया है सोल ऑगमेंटिक ड्यूमनिक आर्ट का रिकॉइल, मतलब उसका बुरा असर शुरू हो गया है। हजारों सोल को कंज्यूम करने के बाद मिलने वाला एब्सोल्यूट पावर, लेकिन इस एब्सोल्यूट पावर की एक कीमत थी। भले ही दूसरे हेवनली डीमन इसे ओवरकम नहीं कर पाए, लेकिन मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि मैं इसे हैंडल कर लूंगा। पर अब मुझे लगता है मैं ओवर कॉन्फिडेंस था, ये मेरा घमंडी होने का ही नतीजा है। फिर उसके बाद हमें दो चमकती हुई आंखों को दिखाया जाता है। फिर उसके बाद उनके पीछे बहुत सारी आंखों को दिखाया जाता है। पर तभी हेवनली डीमन सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाता है। तभी दिखाया जाता है उन आंखों के पास से पोर्टल या किसी तरह का ब्लैक होल बनता है जहाँ से कई सारे चेन्स निकलते हैं और वो सभी सोल किसी तरह का ब्लैक होल बनाते हैं और उनके बीच होता है हेवनली डीमन और उन ब्लैक होल से कई सारे चेन्स निकलकर हेवनली डीमन को घेर लेते हैं और वो सभी चेन हेवनली डीमन को जकड़ लेते हैं। फिर हेवनली डीमन कहता है क्या तुम मुझे हेल में ले जाने की कोशिश कर रहे हो? फिर उसके बाद हेवनली डीमन जोर जोर से हंसने लगता है। फिर हेवनली डीमन चिल्लाते हुए कहता है आखिर किसकी हिम्मत है जो मुझे फोर्स कर सके? और उसके चिल्लाने के साथ ही वो सभी चेन्स टूट जाती हैं। फिर उसके बाद हेवनली डीमन की बॉडी चमकने लगती है जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि असल में उसकी बॉडी धीरे धीरे करके गायब होने लगी थी। फिर हेवनली डीमन अपने असली फॉर्म में आते हुए सोचने लगता है ये वो नहीं था जो मैं चाहता था। सोल ऑगमेंटिक ड्यूमनिक आर्ट सिर्फ दूसरों के सोल को कंज्यूम नहीं करती बल्कि अपने सोल को भी खत्म कर देती है। मैं अपने अगले लाइफ में बिल्कुल एक पूरे तरह से अलग रास्ता चुनूंगा, एक शांत जिंदगी। फिर उसके बाद एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मैनर के अंदर
अंदर छोटे से तालाब को दिखाया जाता है और उस तालाब के बगल में एक आदमी बैठा होता है। फिर तभी उस आदमी के पास उसकी नौकरानी आ जाती है और ये गोल्डन वॉल मर्चेंट की एक सर्वेंट है और इसका नाम सोसो है। फिर वो कहती है आप फिर से यहाँ आ गए, जल्दी से अंदर आकर खाना खा लीजिए नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद उस आदमी को दिखाया जाता है जो अपने एक हाथ को उठाता है और सोसो के सामने अपने हाथ से हवा में ही अटैक कर देता है, पर इसके वजह से कुछ भी नहीं होता। और गाइस इससे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसी आदमी के अंदर हेवनली डीमन रिइंकार्नेट हो गया है। फिर इस आदमी के बारे में बताया जाता है इसका नाम बियोक टायसन है और ये गोल्डन वॉल मर्चेंट का दूसरा बेटा है, जिसे देखकर सोसो गुस्सा हो जाती है और वो कहती है सच में आपको क्या हो गया है, आप कई दिनों से इसी तरह से बर्ताव कर रहे हैं, आप अभी के अभी रूम में जाओ। फिर उसके बाद टायसन अपने आप को देखकर सोचने लगता है, ये सोचना कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि मैं एक पतली सी गर्दन को भी नहीं काट पा रहा हूँ, ये बॉडी सच में बहुत कमजोर है, बिल्कुल एक कचरे की तरह। फिर थोड़ी देर बाद कई तरह के खाना को दिखाया जाता है और उन सभी खानों को टायसन खा रहा होता है। और गाइस मैं हेवनली डीमन को ही टायसन बोल रहा हूँ। फिर तभी टायसन खांसने लगता है। फिर वो कहता है ये बॉडी कचरे से भी ज्यादा बेकार है। फिर सोसो कहती है प्लीज ऐसा मत कहो, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, मैंने सुना है कि इस बार एक बहुत ही स्किल्ड फिजिशियन आएगा। फिर टायसन कहता है एक ऐसा फिजिशियन जिसका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना, आखिर वो क्या कर सकता है। फिर सोसो कहती है ऐसा मत कहो, पॉजिटिव चीजें होने से पहले उसके लिए पहले पॉजिटिव सोचना चाहिए। फिर उसके बाद टायसन बताता है इस कचरे के बॉडी में जागे हुए मुझे 10 दिन हो चुके हैं, वुहान का सबसे बेस्ट मर्चेंट ग्रुप का ये दूसरा बेटा है। फिर 10 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ टायसन अपने बिस्तर पर उठता है और अपना सिर पकड़ते हुए कहता है मैं कहाँ हूँ। फिर सोसो उसे कपड़ा पहनाते हुए कहती है आप जाग गए, और इसे देखकर टायसन या हेवनली डीमन को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर टायसन बताता है पर ये पूरा तरह से बेकार है, ये ना तो खुद से कपड़े पहन सकता है और ना ही खुद से खाना खा सकता है, लेकिन इसका चेहरा काफी सुंदर है, लेकिन इसके सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके मेरिडियंस है। इस बॉडी के सभी मेरिडियंस डिस्कनेक्टेड हैं, यहाँ तक कि ये किसी भी समय मर सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा मुझे दूसरा लाइफ मिला, पर एक ऐसे बॉडी में जो कभी भी मर सकता है। मुझे सोल का यूज करके इसके मेरिडियंस को कुछ समय के लिए जोड़ना होगा और धीरे धीरे करके इसके मेरिडियंस को तब तक जोड़ना होगा जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, और इसे करने का एकमात्र तरीका सोल ऑगमेंटिक डिमोनिक आर्ट है। लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे सोल मिलेगी कहाँ? मैं मार कर किसी भी आदमी को सोल को ले सकता था, लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूँ तो मुझे फिर से उसके साइड इफेक्ट को झेलना पड़ेगा। मुझे सेकेंड लाइफ जीने के लिए मिला, मैं अपने हाथों से इतने रेयर चांस को जाने नहीं दे सकता। सोल ऑगमेंटिक डिमोनिक आर्ट जिसका मैंने एहसास किया ठीक मरने से पहले उसे बनाया था, अगर मैं उसका यूज करता हूँ तो शायद मैं इस लाइफ में एक नए लेवल तक पहुँच जाऊंगा। सोल ऑगमेंटिक डिमोनिक आर्ट का वो लेवल जिसे किसी भी हेवनली डीमन ने नहीं देखा होगा। फिर उसके बाद टायसन सोसो को बुलाता है और कहता है मैं आज बाहर जाना चाहता हूँ। फिर सोसो कहती है क्या सच में आप बाहर जाना चाहते हैं? तो मैं आपको कहीं भी ले जाऊंगी। फिर टायसन कहता है मैं कोटेशन हाउस जाऊंगा। कोटेशन हाउस का मतलब ब्रोथल या वैश्यालय होता है। फिर उसके बाद सोसो शर्माते हुए कहते हैं क्या आप कोटेशन हाउस जाएंगे? फिर टायसन कहता है तुम इतने हैरान क्यों हो रही हो? फिर सोसो कहती है अगर ऐसी बात है तो मेरी जगह एक बॉडीगार्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको वॉरियर चियोन फॉलो करेंगे, आप पहले कभी ऐसे नहीं रहे थे, मैं ये देखकर सच में हैरान हूँ। फिर टायसन कहता है तो मेरे साथ चलो। फिर सोसो कहती है पूछने के लिए शुक्रिया लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोसो टायसन को कपड़े पहनाकर तैयार कर ली थी और वो सोचने लगती है कुछ दिनों से वो एक अलग ही आदमी की तरह बर्ताव कर रहे हैं और अब वो अचानक से कोटेशन हाउस जा रहे हैं, क्या उनके साथ कुछ हुआ है? फिर टायसन कहता है मुझे वो बॉडीगार्ड क्यों नहीं दिख रहा जो मेरे साथ जाने वाला था? फिर सोसो कहती है वो समय पर आ जाएगा, वो ऐसा आदमी है जो सिर्फ ट्रेनिंग और आपको प्रोटेक्ट करने के अलावा कुछ नहीं करता। फिर सोसो कहती है अपने आप को ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए, जिसकी बातों को टायसन समझ नहीं पाता। फिर सोसो कहती है ऐसे लगता है आपने सब कुछ छोड़ दिया है, आपको उम्मीद रखनी चाहिए कम से कम तब तक जब तक कि फिजिशियन नहीं आ जाता। फिर टायसन सोचने लगता है इस हालत में आने के बाद मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि दूसरे क्या सोच रहे हैं,
मैं महसूस कर सकता हूँ सच में उसे मेरे बारे में चिंता है। फिर वो स्माइल करते हुए सोचने लगता है ये बुरा नहीं लग रहा। फिर तहसन कहता है ऐसा लगता है कि वो आ गया। फिर तभी दरवाजे के पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। फिर सोसो कहती है ये आपको कैसे पता चला। फिर तहसन सोचने लगता है जब उसकी एनर्जी इतना ओवरफ्लो कर रही है तो मैं उसे कैसे महसूस नहीं करूंगा। फिर उसके बाद तभी दरवाजा खोलता है और एक आदमी तहसन के पास आता है। फिर वो आदमी तहसन को ग्रीट करते हुए कहता है आपसे मिले हुए बहुत लंबा समय हो गया यंग मास्टर। फिर उसके बाद इसके बारे में बताया जाता है कि ये च्योन क्योंग वान है और ये शॉर्ट ड्रैगन कॉर्प्स का एक वॉरियर है। उसे देखकर तहसन सोचने लगता है ये खुद एक शॉर्ट की तरह है। उसकी एनर्जी इतनी रिफाइन है कि ये यकीन करना मुश्किल है कि वो कॉर्प्स का एक मामूली मेंबर है। मैं महसूस कर सकता हूँ उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना ज्यादा कड़ी मेहनत किया होगा। ऐसे लगता है गोल्डन वॉल मर्चेंट्स में मामूली लोग नहीं हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग घोड़े के ऊपर बैठकर कोटेशन हाउस पहुँच गए होते हैं। फिर उसके बाद इसके बारे में बताया जाता है कि वुहान के टॉप 3 कोटेशन में से एक है और इसका नाम फ्रेग्रेंट फ्लावर हाउस है। फिर उसके बाद वो लोग अपने घोड़े को बांधकर उसके दरवाजे के पास आ जाते हैं। फिर चियोन कहता है मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। फिर तहसन कहता है पर क्यों, जिसकी बातों को चियोन समझ नहीं पाता। फिर तहसन कहता है तुम मेरा बाहर क्यों इंतजार करोगे। फिर चियोन कहता है अगर कुछ होता है इसलिए मैं आपको बचाने के लिए बाहर इंतजार करूंगा। फिर तहसन कहता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है अगर अंदर कुछ होता है तो मेरे साथ कुछ होने से पहले क्या तुम मुझ तक पहुंच भी पाओगे। अपना मुंह बंद करो और मेरे साथ चलो और थोड़े मजे भी करो। फिर चियोन कहता है मैं ये नहीं कर सकता। फिर तहसन कहता है तुम क्या नहीं कर सकते, क्या तुम मजे नहीं कर सकते या तुम मेरे ऑर्डर को नहीं मान सकते, जिसे देखकर चियोन भी हैरान हो जाता है। फिर तहसन चियोन के पास आकर कहता है अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के साथ साथ अगर मजे भी कर सकते हो तो ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे पास रहो। फिर चियोन भी सिर झुकाकर कहता है ठीक है यंग मास्टर। फिर तहसन भी स्माइल करने लगता है। फिर उसके बाद तहसन दरवाजा खोलते हुए कहता है तो ठीक है चलो अंदर चलते हैं। और वो लोग जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं वहाँ सभी लड़कियां उसका स्वागत करने लगती हैं और वहीं तहसन भी स्माइल करने लगता है। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो सितार बजा रही थी और वहीं तहसन बैठा होता है और सभी लड़कियां उसे घेर कर बैठी होती हैं और उससे बातें कर रही होती हैं। फिर तहसन कहता है जो मेरे साथ बॉडीगार्ड आया था वो कहाँ गया। फिर एक लड़की कहती है वो बाहर की तरफ सीढ़ी के पास आपका इंतजार कर रहा है, रास्ता को रोक के रखा है। जिसकी बातें सुनने के बाद तहसन सोचने लगता है वो बहुत जिद्दी है और बातों को नहीं मानता है। फिर उसके बाद तहसन कहता है मैं अपने बारे में सभी रूमर्स को सुनना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर वो लड़कियां कहती है किस तरह की रूमर। फिर तहसन कहता है मुझे तुम लोग वो सारी बातें बताओ जो तुम लोग गोल्डन वॉल मर्चेंट के दूसरे बेटे के बारे में जानते हो। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग तहसन के बारे में फैले हुए रूमर के बारे में बता देते हैं। फिर उसके बाद तहसन हमें बताता है जैसे कि मैंने सुना मेरे पास 1000 गोल्ड न्यांग, एक छोटा सा मैनर और कुछ कोटेशन हाउसेस मेरे इनहेरिटेंस में हैं। मेरे हेल्थ ठीक नहीं होने की वजह से मेरे पास पावर और इन्फ्लुएंस नहीं है। ऐसे लगता है कि सब कुछ बड़े बेटे ब्योक तहसो को दे दिया गया है। इस रूमर के बारे में वुहान के सभी लोग जानते हैं। अगर मैं घर से बाहर नहीं निकलता तो मुझे इसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। फिर उसके बाद तहसन अपनी जगह से खड़े हो जाता है और कहता है इतना काफी है तो चलो अब शुरू करते हैं, मैं तुम सभी को एक साथ नहीं संभाल सकता। फिर उसके बाद वो बगल की तरफ मुड़ता है और कहता है इसके लिए सिर्फ तुम ही काफी हो। और ये वही लड़की होती है जो सितार बजा रही थी। फिर उसके बाद वो लड़की तहसन के रूम में चली जाती है और तहसन वहाँ बिस्तर पर बैठा होता है। फिर उसके बाद वो लड़की तहसन के बगल में जाकर बैठ जाती है। फिर वो लड़की शर्माते हुए तहसन को देखने लगती है। फिर तहसन कहता है तुम इस कोटेशन हाउस में कितने लंबे समय से हो। फिर वो लड़की कहती है मैं 10 साल से हूँ। फिर तहसन कहता है ये अच्छा है तो क्या अब हम शुरू करें। फिर उसके बाद हमें बाकी की लड़कियों को दिखाया जाता है जो वहां से जा रही थी और साथ ही वो लोग तहसन के बारे में ये बात कर रहे थे कि वो बहुत ही कमजोर हैं, हम लोग की बारी जल्द ही आ जाएगी।
और उन सभी के बातों को चियोन चुपचाप खड़े होकर सुन रहा था। पर तभी तहसन वाले रूम से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर चियोन भी शर्माने लगता है। और जो लोग कर रहे थे या करने वाले थे वो लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं। और ये चीखने का आवाज इतना ज्यादा था कि ये पूरे कोटेशन हाउस में गूंज रहा था, जिसे सुनकर सभी लड़कियां शर्माने लगती हैं। फिर उसके बाद तहसन के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां वो लड़की जोर जोर से चीख रही थी। और वो लड़की इसीलिए जोर जोर से चीख रही थी क्योंकि तहसन यहाँ पर उस लड़की के ऊपर अपने सोल ऑगमेंटिक ड्यूमोनिक आर्ट का यूज कर रहा था। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां टायसन का काम पूरा हो जाता है और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है उसके सामने चियोन खड़ा था, जो कहता है यंग मास्टर सब कुछ ठीक तो है ना। फिर हमें टायसन को दिखाया जाता है जिसके अंदर से किसी तरह की एनर्जी रिलीज हो रही थी। फिर वो कहता है ये बहुत बढ़िया था। फिर उसके बाद टायसन वहाँ से जाने लगता है। फिर उसके बाद उस लड़की को दिखाया जाता है जो टायसन के साथ थी। वो पहले से ज्यादा सुंदर हो चुकी थी, जिसे देखकर वो सभी लड़की बहुत हैरान हो जाती हैं। फिर बाकी के लड़की टायसन के साथ वाली लड़की से पूछने लगती है क्या उसने तुम्हें किसी तरह का एलेक्सर दिया है। फिर वो कहती है ऐसा नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मुझे मेरी बॉडी पहले से बहुत हल्का लग रही है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं दोबारा फिर से पैदा हो गई हूँ। फिर उसके बाद हमें गोल्डन वॉल मर्चेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोसो झाड़ू मारते हुए परेशान होकर सोच रही होती है कि कहीं वो कोटेशन हाउस में बेहोश न हो गए हो। पर तभी दरवाजा खोलता है, जिसके वजह से सोसो का ध्यान उसके तरफ चले जाता है। फिर दिखाया जाता है टायसन और चियोन वापस आ गए थे। फिर सोसो टायसन के पास आकर कहती है यंग मास्टर क्या आप सच में कोटेशन हाउस गए थे, क्या आप ठीक हैं? फिर टायसन कहता है अगर तुम जानने के लिए क्यूरियस हो तो तुम उससे पूछ सकती हो। और वहीं चियोन कोटेशन हाउस की बातों को याद करके शर्माने लगता है। फिर सोसो सोचने लगती है देखकर ऐसा लगता है कि सब ठीक है, लेकिन क्या वो सच में कोटेशन हाउस गए थे। फिर थोड़े देर बाद टायसन के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां टायसन अपने ड्यूमोनिक आर्ट के ऑब्जॉर्व किए एनर्जी से अपने मेरिडियंस को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर थोड़े देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो अपने आंखें खोलता है और अपने हाथ की तरफ देखते हुए सोचने लगता है अभी के समय मैं सिर्फ छोटे मेरिडियंस को ही जोड़ सकता हूँ। मरने के बाद मुझे सोल ऑगमेंटिक ड्यूमोनिक आर्ट के बारे में समझ में आया, अगर मैं लोगों को मार के उनके सोल को ऑब्जॉर्व करता हूँ तो उसके साइड इफेक्ट होंगे और मेरी बॉडी टूट जाएगी। लेकिन अगर मैं किसी जिंदा रहने वाले सोल के बुरे सोच को प्यूरिफाई कर देता हूँ तो मैं उनके प्यूरिफाई एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। और यही सोल की सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी है और यही सोल ऑगमेंटिक डिमोनिक आर्ट का एसेंस है, क्योंकि जितना उनका सोच स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही उनका प्यूरिफाइड एनर्जी भी पावरफुल होता है। और मैंने इसके लिए कोटेशन हाउस को इसलिए चुना क्योंकि वहाँ के लोग कई सारी मुसीबतों से गुजर चुके हैं और मुझे इससे अच्छे रिजल्ट मिले। लेकिन सच में ये बॉडी जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा कमजोर है। ऐसे लग रहा है अब मुझे कोटेशन हाउस में ही जाते रहना होगा। फिर उसके बाद कोटेशन हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टायसन आ गया होता है, जिसकी वजह से वहाँ की सभी लड़कियाँ दौड़ने लगती है और कहती है वो वापिस आ गया है। उसके साथ जो रात बिताती है वो काफी ज्यादा सुंदर हो जाती है। सच में वो एक ट्रू मैन है। फिर उसके बाद वो सभी लड़की लोग टायसन को घेर लेती है और उसे कहती है आज आप काफी सुंदर लग रहे हैं, आज आप किसे चुनेंगे। जिसकी बातें सुनकर ऊपर खड़ी एक लड़की को दिखाया जाता है जो गुस्सा हो रही होती है और वो कहती है ये फिर से यहाँ आ गया। फिर इसके बारे में बताया जाता है कि ये फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस की ओनर है और उसी के बगल में कोई खड़ा होता है जो उससे बात करते हुए कहता है क्या मुझे उसके रूम में नॉइज आइसोलेशन को लगा देना चाहिए। फिर वो ओनर कहती है मैंने ऐसे करने का कोशिश किया था लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं है। जैसे ही वो यहाँ आता है सभी लड़कियाँ उसके ऊपर टूट पड़ती है, जिससे अगर हम नॉइज आइसोलेशन लगा देते हैं तो भी उससे कुछ फायदा नहीं होगा। इससे सच में हमारे दूसरे कस्टमर नाराज हैं। फिर उसके बगल में जो होता है वो कहता है मैंने सुना है कि वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर वो ओनर कहती है फैंटम शैडो क्या ये तुम्हें अजीब नहीं लग रहा, वो मरने के कगार पर है, कुछ भरोसा नहीं वो किस पल मर जाएगा, वो अचानक से इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहा है। वो गोल्डन वॉल मर्चेंट के जगह फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस
जैसे कोटेशन हाउस में क्यों आ रहा है। फिर फैंटम शैडो कहता है क्या मैं जाकर पता लगाऊं कि गोल्डन वॉल मर्चेंट क्या कर रहे हैं। फिर वो ओनर कहती है नहीं ऐसा मत करना, अगर हम लापरवाही से उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तुम्हें बिना कुछ किए आज उसके ऊपर नजर रखना है, हमें बस ये पता लगाना है आखिर वो अंदर क्या करता है। फिर उसके बाद टायसन को दिखाया जाता है जो सोच रहा था मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जिसके अंदर से मैं ज्यादा एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर पाऊँ। फिर टायसन कहता है मैं यहाँ की सभी लड़कियों को देखना चाहता हूँ। फिर थोड़े देर बाद वहाँ बहुत सारी लड़कियां लोग आ जाती है। फिर वहाँ खड़ा सर्वेंट कहता है ये यहाँ की मोस्ट पॉपुलर लड़कियां हैं, इनके अलावा यहाँ कोई और नहीं है जो आपका ध्यान खींच सके। फिर उसके बाद बगल खड़ी एक लड़की दिखाया जाता है जिसके अंदर से काफी एनर्जी निकल रही थी, जिसे देखकर टायसन हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद वो उस लड़की की तरफ जाते हुए कहता है से मैं तय करूंगा कि कौन मेरा ध्यान खींच सकता है या नहीं। और जो उस कोटेशन हाउस की सबसे पॉपुलर लड़की थी वो उस लड़की को देखकर उनका मुंह बन जाता है और वो सोचने लगती है आखिर यंग मास्टर वहाँ क्यों जा रहे हैं। फिर टायसन उस लड़की के पास आकर कहता है तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो लड़की कहती है मेरा नाम डानयोंग है। फिर टायसन कहता है अच्छा ऐसी बात है तो डानयोंग आज मुझे तुम्हारी जरूरत है, जिसे देखकर वहाँ खड़ी लड़की कहती है वो तो यहाँ के सबसे बदसूरत लड़की है। फिर दूसरी लड़की कहती है ऐसा लगता है यंग मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी हैं। फिर उसके बाद वो लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं और टायसन उस लड़की को देखकर सोचने लगता है उसकी सोल के अंदर बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग एनर्जी है, ये वही थी जिसका तलाश मैं कर रहा था। भले ही ये खतरनाक है लेकिन मैंने अपने अंदर के जरूरी सभी मेरिडियंस को जोड़ लिया है, इसलिए मैं इस जोखिम को उठा सकता हूँ। मैं इसके सोल को यूज करके अपने कोर मेरिडियंस को जोड़ सकता हूँ। फिर टायसन जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर आता है वो सामने तरफ देखकर कुछ सोचने लगता है। फिर टायसन कहता है इन कमीने लोगों को देखो। फिर उसके बाद वो कहता है च्योन मुझे तुम्हारी स्वॉर्ड दो। फिर च्योन कहता है ठीक है यंग मास्टर। फिर टायसन उसके स्वॉर्ड को पकड़ता है और वो सामने की तरफ उस स्वॉर्ड को फेंक देता है और उस स्वॉर्ड में टायसन का एनर्जी भी था। फिर वो स्वॉर्ड सीधा जाकर छत के ऊपर गड़ जाता है। फिर दिखाया जाता है उस स्वॉर्ड से खून निकलने लगा था, मतलब हो सकता है वो स्वॉर्ड जहाँ गड़ा था उस छत के ऊपर फैंटम शैडो था, जिसे देखकर च्योन सोचने लगता है क्या वहाँ एक एसेसिन था। फिर टायसन कहता है तुम अभी भी जिंदा हो। फिर टायसन सोचने लगता है जबकि मैं थोड़ा स्ट्रांग हो गया हूँ तो मुझे लगा था कि मैं एक आदमी को आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। फिर उस खून के छींटे को देखकर डानयोंग काफी ज्यादा डरने लगती है और कांपने लगती है। फिर उसके बाद टायसन कहता है मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, मुझे इसके साथ कुछ काम है। फिर च्योन कहता है ठीक है यंग मास्टर। फिर उसके बाद टायसन पीछे मुड़ता है और कहता है डानयोंग आज मैं तुम्हारे सोल को अच्छे तरह से ऑब्जॉर्व करूंगा, इसलिए तुम तैयार हो जाओ। फिर उसके बाद दूसरे जगह योन मैनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की कहती है मैंने सुना है कि दूसरे यंग मास्टर कल रात फिर से कोटेशन हाउस गए थे। फिर उसके सामने बैठी हुई लड़की कहती है आजकल लोग उसे क्या कहते हैं, जिसकी बातों को सुनकर वो पहली वाली लड़की सोचने लगती है। फिर उसके बाद इस लड़की के बारे में बताया जाता है इसका नाम यू सेओन है और ये योन मैनर की बॉडीगार्ड है। फिर वो कहती है लोग उसे फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस का नाइट किंग और जोशीला आदमी कहते हैं। उसकी बातें सुनकर उसके सामने बैठी लड़की एक किताब को टेबल पर पटकती है और कहती है मुझे फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस ले चलो, मुझे उससे मिलना है। फिर उसके बाद इस लड़की के बारे में बताया जाता है ये योन मैनर की इकलौती बेटी योन हारिन है और साथ ही ये टायसन की फियांसे भी है। फिर उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ च्योन ग्रीट करते हुए कहता है यंग मास्टर मैं आपको वापस लेने के लिए आया हूँ। फिर तभी च्योन सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि टायसन के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। फिर वो कहता है तुमने एसेसिन के साथ क्या किया है, और वहीं च्योन टायसन को देखकर सोचने लगता है सच में इनके अंदर से काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी निकल रही है। फिर वो कहता है मैंने उसे प्रिजन में कैद कर दिया है। फिर टायसन कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे आराम करना है, चलो वापस चलते हैं। और वहीं च्योन टायसन को देखकर सोचने लगता है क्या वो सच में वही सेकंड यंग मास्टर है जिसे मैं जानता हूँ। नहीं सिर्फ उनकी एनर्जी बदली है बल्कि वो इतना ज्यादा स्किल है, छिपे हुए एसेसिन को भी एकदम एक्यूरेट स्ट्राइक मार सकते हैं। अब देखने से वो बिल्कुल एक अलग ही आदमी लगते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो लोग वापस जा रहे होते हैं और टायसन अपने हाथ को देखकर मन ही मन सोच रहा होता है मैंने एक कोर मेरिडियंस को जोड़ दिया है, रिजल्ट के तौर पे मेरी बॉडी के सेंसेस काफी ज्यादा
बढ़ गई है, पर मुझे अभी 6 और मेरिडियंस को जोड़ना है। मेरा रास्ता अभी काफी लंबा है, लेकिन ये बॉडी पहले के जैसे अब कचरा नहीं रहा। फिर वो स्माइल करते हुए सोचने लगता है, ये सोचना कि मेरे जैसे एक हेवेनली डीमन एक छोटे से अचीवमेंट पर खुश हो रहा है, ऐसा लगता है मैं बहुत बदल गया हूँ। फिर उसके बाद वो सामने की तरफ गौर से देखते हुए सोचने लगता है, लेकिन फिर दिखाया जाता है उसके सामने योन हारिन होती है और उसके साथ उसके बॉडीगार्ड यू सियोन भी होती है। उसे देखकर तायसन सोचने लगता है, वो औरत कौन है, वो मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रही है। फिर लेडी योन कहती है, यंग मास्टर क्या आप फिर से आज कोटेशन हाउस गए थे। उसे देखकर तायसन सोचने लगता है, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, क्या वो तायसन को जानती है। ऐसे लगता है तायसन पूरी तरह से बेवकूफ नहीं था। फिर लेडी योन कहती है, क्या आप इस तरह से इसलिए बर्ताव कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे एंगेजमेंट से खुश नहीं हैं? क्या आप जानबूझकर मुझे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? उसके बातें सुनकर तायसन हैरान होते हुए सोचने लगता है, क्या एंगेजमेंट। फिर उसके बाद लेडी योन तायसन के बहुत पास आते हुए कहती है, भले ही आप ऐसा जानबूझकर कर रहे हो, लेकिन मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर वो शर्माते हुए कहती है, इसलिए प्लीज आप भी मुझे मत छोड़ना। उसे देखकर तायसन सोचने लगता है, वो किस बारे में बात कर रही है, मैंने तो इससे पहले उसे कभी देखा भी नहीं है। फिर उसके बाद तायसन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जिसकी बातें सुनकर लेडी योन स्माइल करने लगती है। फिर वो एक प्यारा सा चेहरा बनाते हुए कहती है, तो आखिरकार आपने मेरी फीलिंग को एक्नॉलेज कर ही लिया, मतलब अपना लिया। फिर तायसन वहाँ से जाते हुए कहता है, अगर वो वही चुनती है जो वो सुनना चाहती है तो फिर मैं छोड़कर चला जाऊंगा। फिर तभी लेडी योन शर्माते हुए कहती है, यंग मास्टर तायसन। जिसके बात सुनकर तायसन सोचने लगता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक औरत ने मुझे फॉर्मर हेवेनली डीमन को शर्मिंदा कर दिया है। इस औरत को संभालना बहुत मुश्किल है। फिर तभी वो चियोन को देखकर सोचने लगता है, वो मुझे छोड़कर इतना आगे क्यों चला गया। फिर हमें चियोन को दिखाया जाता है और वो भी शर्मा रहा होता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ तायसन गर्म पानी में नहा रहा था और वहीं सोसो उस बाथ टब में गर्म पानी डाल रही थी। फिर सोसो कहते हैं, यंग मास्टर मैंने सुना है जब आप घर वापस आ रहे थे तो आप रास्ते में लेडी योन से मिले थे। फिर तायसन कहता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। फिर सोसो कहती है, वुहान में मेरी हर जगह आंखें और कान हैं। उसे देखकर तायसन सोचने लगता है, ये तुम ही होगी जो मुझे इस जगह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को बताओगी। फिर सोसो कहती है, क्या वॉरियर चियोन ठीक है। फिर तायसन कहता है, क्या चियोन बीमार है। फिर सोसो कहती है, क्या आपको नहीं पता वॉरियर चियोन वॉरियर यू को पसंद करते हैं। फिर तायसन कहता है, वॉरियर यू ये कौन है। फिर सोसो कहती है, वो लेडी योन की बॉडीगार्ड है और वॉरियर चियोन की नजरें सिर्फ वॉरियर यू के ऊपर ही टिकी होती है। जिसे सुनने के बाद तायसन सोचने लगता है, इसलिए वो मुझे छोड़कर आगे चला गया था। फिर वो स्माइल करने लगता है और सोचने लगता है, डर और रिस्पेक्ट उस समय ये सब इमेजिनेशन से भी परे थे, जब सिर्फ डर और रिस्पेक्ट मौजूद थे। लेकिन किसी वजह से इससे मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा सोल तायसन के सोल से मिक्स हो गई है। यहाँ ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें रात को गोल्डन वॉल मर्चेंट के प्रिजन का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें चियोन और तायसन को दिखाया जाता है। फिर चियोन कहता है, मैंने उसके प्रेशर पॉइंट को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन वो काफी ज्यादा क्रूअल है, वो पलक झपकते ही कुछ भी कर सकता है। फिर तायसन कहता है, क्या ऐसी बात है, तो ये बहुत बढ़िया है, अब इसे खोलो। और उसके सामने वही एसेसिन या फैंटम शैडो पड़ा होता है। उसे देखकर तायसन स्माइल करते हुए सोचने लगता है, ये बहुत बढ़िया है, उसके अंदर बहुत सारी निगेटिव एनर्जी है। एक एसेसिन के पास सबसे खतरनाक सोच होती है, लेकिन उनकी सोल एनर्जी भी बहुत पावरफुल होती है। इसका मतलब मैं उससे बहुत कुछ ले सकता हूँ। फिर हमें फैंटम शैडो को दिखाया जाता है जो बेहोश होता है और उसके अंदर से काफी नेगेटिव एनर्जी निकल रही थी। और गाइस इस एनर्जी को सिर्फ तायसन ही देख सकता है। फिर उसके बाद तायसन सोचने लगता है, अब जब मेरा कोर मेरिडियन जुड़ चुका है तो मैं इसे आजमा सकता हूँ। फिर वो कहता है, चियोन बाहर जाओ। फिर चियोन कहता है, लेकिन यंग मास्टर वो खतरनाक है, आप क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर तायसन कहता है, अगर तुम जान भी चाहोगे तो तुम क्या कर लोगे, तुम तो उसके प्रेजेंस को भी महसूस नहीं कर पाए थे। फिर चियोन परेशान होते हुए कहता है, लेकिन ये अलग है, अगर आप उसके साथ अकेले रहते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक है। फिर तायसन गुस्से से कहता है, मैं अपने बातों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। फिर उसके बाद चियोन अपना सिर झुका के कहता है, ठीक है मैं समझ गया। फिर उसके बाद चियोन वहाँ से चले जाता है और वो प्रिजन के बाहर जाकर खड़े हो जाता है।
मैं फिर से उनके अंदर से निकलने वाले प्रेशर की वजह से सांस नहीं ले पा रहा था। उस समय के लिए मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं एक पीक मार्शल मास्टर के सामने खड़ा हूँ। फिर तभी प्रिजन के अंदर से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। जिस चिल्लाने की आवाज को सुनकर च्योन सोचने लगता है, ये आवाज किसकी है? क्या ये यंग मास्टर की है? नहीं, ये आवाज यंग मास्टर की नहीं है। आखिर अंदर क्या हो रहा है? फिर प्रिजन के अंदर दिखाया जाता है जहां टायसन अपने सोल ऑगमेंटिक डिमोनिक आर्ट का यूज कर रहा था। फिर वो सोचने लगता है, जितना मैंने उम्मीद किया था ये एसेसिन उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसकी सोल बहुत ज्यादा ही गंदी है। फिर दिखाया जाता है इम्प्योर एनर्जी के साथ साथ उसका सोल भी चिपक कर बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से उसे दर्द देने लगता है और वो खांसते हुए सोचने लगता है, क्या ये एनर्जी मेरे हैंडल करने के लिए कुछ ज्यादा है? और उसके हाथों में एक ब्लैक कलर की एनर्जी होती है। फिर उसके बाद टायसन सोचने लगता है, सोल से इम्प्योर चीजों को प्योरीफाइंग करने के बाद सिर्फ प्योर सोल एनर्जी ही बची रहती है। लेकिन इस मामले में सोल कुछ ज्यादा ही करप्ट हो गई है। भले ही ये ज्यादा नहीं है लेकिन ये मिक्स है। ऐसे लगता है मुझे अभी भी कोटेशन हाउस जाते रहना पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ पर हो ऐसे रहा है कि टायसन लोगों के अंदर के सोल से इम्प्योर एनर्जी को निकाल लेता है और वो उस इम्प्योर एनर्जी को अपने लिए यूज करता है, जिसके वजह से कोटेशन हाउस की वो औरतें खूबसूरत दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनके अंदर के इम्प्योरिटी को टायसन ने अपने लिए यूज कर लिया था। फिर उसके बाद फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी ओनर परेशान होकर नाखून चबा रही थी। फिर वो एक चुटकी बजाती है और कहती है, ऑलरेडी 2 दिन हो गए हैं जब ब्योक टायसन ने फैंटम शैडो को पकड़कर अपने साथ ले गया। क्या अभी भी उसके बारे में कोई खबर नहीं है? फिर उसके सामने खड़ा आदमी कहता है, हमें अभी भी उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली है। फिर तभी दरवाजा खोल के एक आदमी आते हुए कहता है, मैडम ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको बाहर आकर इसे देखना चाहिए। फैंटम शैडो वापस आ गया है, लेकिन वो बहुत ही अजीब लग रहा है। फिर फैंटम शैडो को दिखाया जाता है जिसके अंदर से रेड कलर की एनर्जी निकल रही थी और वो लड़खड़ाती आवाज में दर्द से चिल्ला रहा होता है, जिसे देखकर ओनर कहती है, उसे क्या हुआ है? उसके प्रेशर पॉइंट को बंद करो और उसे जगाओ। फिर उसके बाद उसका नौकर भी वैसे ही करता है, लेकिन जैसे ही वो फैंटम शैडो को प्रेशर पॉइंट को दबाता है उसका बॉडी पिघलने लगता है, जिसे देखकर वो ओनर और नौकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ओनर तो इतना ज्यादा हैरान हो गई थी कि वो घुटने के बल बैठ जाती है। और वहीं फैंटम शैडो का पलक झपकते ही बॉडी का पूरा मांस पिघल गया था, जिसे देखकर ओनर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, गोल्डन वॉल मर्चेंट के सेकंड यंग मास्टर, क्या तुम मेरे साथ इसी तरह से खेलना चाहते हो? फिर उसके बाद वो खड़े होते हुए कहती है, डान्योंग अभी कहाँ है? फिर उसके सामने खड़ा नौकर कहता है, हम उसे क्रिम्सन सेक्ट लीडर के पास भेजने के लिए तैयार कर रहे हैं। फिर वो ओनर कहती है, हम डान्योंग को क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट लीडर के जगह ब्योक टायसन को भेजेंगे। उसकी बातें सुनकर वो नौकर घबराते हुए कहता है, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट हमारे पीछे पड़ जाएगा। अगर उसे इसके बारे में पता चलता है तो वो हम सभी को खत्म कर देगा। फिर ओनर कहती है, मैं जानती हूँ, इसलिए उसके विजिट को कैंसिल कर दो। फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस गोल्डन वॉल मर्चेंट के सेकंड यंग मास्टर को एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट भेजेगी। फिर उसके बाद बताया जाता है, कुछ समय में ही फ्रेग्रेंट फ्लावर हाउस में ब्योक टायसन के बारे में एक रूमर बहुत तेजी से फैल रही है कि जो भी उसके साथ रात बिताता है वो इतना ज्यादा खूबसूरत हो जाता है जैसे कि वो फिर से दोबारा पैदा हो गया हो। लोग उसे औरतों को खूबसूरत बनाने वाला देवता मानते हैं जो उनकी उम्र को वापस लौटा सकता है। पहले मुझे ऐसे लगा कि ये सब सिर्फ फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस के लोगों के बीच फैली हुई सिर्फ एक रूमर है और मैं भी पहले ऐसा ही सोचती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं सोचती। और ये सब बताने वाली डान्योंग होती है जो कहती है, मैं उन्हें सर्व करना चाहती हूँ। और उसके सामने फ्रेग्रेंट फ्लावर हाउस की ओनर होती है जो हंसते हुए कहती है, क्या सच में ऐसा ही है? क्या वो सच में हेवन से उतरा एक डिसेंडेंट है? तुम उसे सर्व करना चाहती हो? क्या तुम उसके प्यार में गिर गई हो? तो बताओ कि उसने क्या कहा? क्या उसने कहा कि वो तुम्हारे कर्ज को चुकाएगा और तुम्हें सर्व करने को कहेगा? फिर डान्योंग कहती है, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। फिर वो ओनर कहती है, मुझे नहीं पता कि उसने क्या कहा, लेकिन जब तक तुम्हारा कर्ज खत्म नहीं हो जाता
तुम फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस की कर्जदार रहोगी, तब तक तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना होगा। तो मेरी बात मानो और क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट लीडर के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डानियोंग गोल्डन वॉल मर्चेंट के मैनर के दरवाजे के सामने खड़ी थी। मुझे ऐसे लगा था कि मुझे जबरदस्ती क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट लीडर के पास घसीट कर ले जाया जाएगा, लेकिन आखिरकार मैं यहाँ पहुँच गई। क्या ये मेरी किस्मत है? मुझे बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो रहा है। क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे? अगर उन्हें लगा कि मैं बहुत गंदी हूँ तो मैं क्या करूँगी? पर फिर भी मैं उनसे दोबारा मिलना चाहती हूँ। फिर तैसन को दिखाया जाता है, जो इम्प्योर एनर्जी से अपने मेरिडियंस को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे बाहर की तरफ आवाज सुनाई देने लगता है, जिसकी वजह से वो अपना काम करना रोक देता है और आँख खोलकर वो बगल की तरफ देखने लगता है। फिर वहाँ से सोसो कहती है, यंग मास्टर, एक विजिटर आया है। फिर दिखाया जाता है वो विजिटर डानियोंग होती है और वो अंदर आ गई होती है, जिसे देखकर तैसन सोचने लगता है, डानियोंग यहाँ क्या कर रही है? फिर डानियोंग कहते हैं, यंग मास्टर, तैसन को मैं ग्रीट करती हूँ। मैं आपको सर्व करना चाहती हूँ और इसीलिए मैं आपसे अचानक से यहाँ मिलने आई हूँ। ये जिंदगी आपने मुझे दी है, इसलिए मैं आपके लिए जीना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने तरफ से मुझे रहने के लिए अलाउ करेंगे। फिर तैसन को दिखाया जाता है, जो डानियोंग को देखकर सोचने लगता है वो बिल्कुल अलग लग रही है। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उसके सभी इम्प्योर थॉट्स को प्यूरिफाई कर दिए हैं, मतलब उसके सभी गंदे सोच को खत्म कर दिया है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। फिर वो कहता है, सोसो, तुम कहाँ सोती हो? फिर सोसो कहती है, मैं पवेलियन में रहती हूँ जहाँ पर दूसरे नौकर रहते हैं। फिर तैसन कहता है, तुम दूसरी जगह ढूंढो और उस जगह पर तुम दोनों साथ रहोगी और वो जगह मेरे आसपास ही होना चाहिए। जिसकी बातें सुनकर सोसो हैरान होते हुए कहती है, क्या वो नौकरानी का काम करेगी? फिर तैसन कहता है, तो वो क्या करेगी? फिर उसके बाद तैसन वहाँ से जाते हुए कहता है, और अगर मैं कभी बाहर जाता हूँ तो तुम उसका ख्याल रखना। फिर सोसो डानियोंग को देखकर सोचने लगती है, वो नौकरानी का काम करने के लिए बहुत खूबसूरत है। आखिर यंग मास्टर ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? क्या वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है? फिर उसके बाद हमें वुहान के टॉप 3 कोटेशन हाउस में से दूसरे कोटेशन हाउस फॉलन फ्लावर हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तैसन आया होता है और वो उस नाम को पढ़कर कहता है, फॉलन फ्लावर हाउस, मुझे यह नाम पसंद आया। मैं यहाँ के लोगों के इम्प्योर सोल एनर्जी के लिए एक्साइटेड हूँ। फिर वो अंदर की तरफ जाते हुए कहता है, मैं अभी के लिए सिर्फ फॉलन फ्लावर हाउस ही जाऊंगा। फिर चियोन कहता है, ठीक है यंग मास्टर। फिर तभी कोई कहता है, गोल्डन वॉल मर्चेंट का सेकंड यंग मास्टर वो रहा। जिसकी बातें सुनकर चियोन बगल की तरफ मुड़कर देखता है। फिर उसके बाद इस आदमी के बारे में बताया जाता है कि ये वी चियोक्सीम है और ये क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट का लीडर है, जो कहता है, मैं ये सुनकर हैरान था कि कौन है जो मेरा डानियोंग को ले गया, लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है। फिर उसके बाद तैसन कहता है, आखिर इस मसलमैन के साथ क्या दिक्कत है? फिर चियोन कहता है, ये क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट का लीडर वी चियोक्सीम है। फिर तैसन कहता है, क्या क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट? फिर चियोन कहता है, ये अनऑर्थोडॉक्स का एक ग्रुप है जिन्होंने इस इलाके में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है। फिर तैसन कहता है, क्या अनऑर्थोडॉक्स ग्रुप, क्या वो एक बैंडेट की तरह नहीं दिख रहे हैं? वो एक लीच से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आखिर उनकी इतनी बड़ी नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? फिर उसके बाद तैसन मुड़ जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, उन्हें इग्नोर करो। जिसे देखकर जियोक्सिम कहता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तुम्हारा चेहरा तो एक लड़की के जैसे दिखता है। जिसकी बातें सुनकर तैसन वहीं पर रुक जाता है और वो गुस्से से जियोक्सिम को देखने लगता है और वो सोचने लगता है, मुझे पहले से ही इस लड़के के सुंदर चेहरे से नफरत था और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे को एक लड़की का चेहरा बोलने की? उसे देखकर जियोक्सिम काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है, तुम मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रहे हो? अगर तुम कुत्ते के समाज में पैदा होते तो तुम्हें देखकर कुतिया भी शर्मा जाती। फिर तैसन चियोन को कहता है, उसे छोड़कर मैं बाकी लोगों को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। फिर उसके बाद चियोन अपने शॉट को निकालते हुए सोचने लगता है, यहाँ पर 2 आदमी हैं। फिर उसके बाद हमें जियोक्सिम के 2 चमचों को दिखाया जाता है, जो लोग चियोन को काफी हल्के में ले रहे थे। फिर जियोक्सिम कहता है, तुम अपने आप को मर्द दिखाने के लिए बॉडीगार्ड रखते हो और तुम्हारे अंदर कुछ हिम्मत भी है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन एक कंडीशन पर कि तुम डानियोंग मुझे दे दोगे। फिर तैसन कहता है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम बहुत ही ज्यादा बकवास करते हो। क्या तुम सिर्फ अपने उस बड़े से मुंह से फाइट करते हो? जिसके बातें सुनकर जियोक्सिम गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, तुमने अभी क्या कहा छोटे बच्चे? फिर वो तैसन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम आज हेल जाना चाहते हो, पर मैं तुम्हें हेल भेजने
पूछने से पहले तुम्हारे इस लड़की जैसे दिखने वाले चेहरे को खराब करूंगा। फिर हमें चियोन को दिखाया जाता है जो उसके दोनों चमचों का काम तमाम कर दिया था और वो तैसन की तरफ देखकर घबराने लगता है। फिर दिखाया जाता है जियोक्सिम तैसन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तैसन उसके सामने बड़े आराम से खड़ा होता है। फिर चियोन चिल्लाते हुए कहता है, यंग मास्टर जल्दी वहाँ से हटिए। फिर हमें तैसन को दिखाया जाता है जो अपने हाथ को इतना तेजी से हिला रहा होता है कि उसके आफ्टर इमेजेस तक बन रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है तैसन बहुत ही तेजी से साइड भी हट जाता है और अपने हाथ के हथेली से जियोक्सिम के टुड्डे के नीचे एक जोरदार पंच भी मार देता है। फिर उसके बाद तैसन सोचने लगता है अपने आप को रोकना पड़ा क्योंकि ये बॉडी मेरे पूरे पावर को सहन नहीं कर पाएगी। ये बॉडी सच में अभी भी बहुत कमजोर है। फिर दिखाया जाता है उस पंच से जियोक्सिम का वहीं पर काम तमाम हो जाता है। फिर चियोन आते हुए कहता है, यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? फिर तैसन कहता है, क्या तुमने ऑलरेडी बाकी लोगों को मार दिया? फिर चियोन कहता है, नहीं मैं उन लोगों को नहीं मारा हूँ। फिर तैसन कहता है, तुम बहुत कमजोर हो, उन लोगों को खत्म करो और मुझे फॉलो करो। फिर चियोन कहता है, ठीक है यंग मास्टर मैं समझ गया, और इसके अलावा अगर इसके बारे में कोई पूछे तो वो तुम थे जिसने वी जियोक्सिम को मारा था। इन परेशानी भरे मामलों में उलझना पसंद नहीं करता। फिर चियोन भी कहता है, ठीक है यंग मास्टर। फिर उसके बाद चियोन जियोक्सिम को देखकर सोचने लगता है उन्होंने क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट लीडर को सिर्फ अपने खाली हाथ से एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दिया। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, इससे पहले भी उन्होंने छिपे हुए एसेसिन को पकड़ा था। आखिर ये है कौन? फिर उसके बाद हमें गोल्डन वॉल मर्चेंट के मैनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ तैसन अपने हाथ को देखकर सोचने लगता है मेरी बॉडी बहुत खराब है, मैंने जितने एनर्जी को एक्यूमुलेट किया था उसके आधे को मैंने यूज कर लिया। ये वो समय नहीं है जब मैं हेवेली डीमन हुआ करता था। ये बॉडी बड़े ही आसानी से छोटे से झटके से भी टूट सकती है। मैं जानता हूँ कि मैं लापरवाह था, लेकिन मैं हेवेली डीमन किसी आदमी को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ जो मेरे चेहरे को एक लड़की के जैसे दिखने वाला चेहरा कह रहा हो। फिर उसके बाद तैसन अपने रूम से निकल जाता है और वो चियोन से पूछता है, वैसे यहाँ योन हारिन की बॉडीगार्ड क्या कर रही है? फिर दिखाया जाता है वहाँ यू सियोन आई होती है और वो भी तैसन को देख लेती है। फिर वो कहती है, यंग मास्टर आप आ गए। फिर उसके बाद वो खड़े होकर ग्रीट करती है। फिर तैसन कहता है, तुम यहाँ चाय पीने के लिए तो नहीं आई होगी, तो बताओ क्या मामला है? और वहीं चियोन सियोन को देखकर शर्मा रहा होता है। फिर सियोन कहती है, जो औरत अभी आई थी क्या आपने उसे कोटेशन हाउस से लेकर आया है? उसके बाद सुनकर तैसन सोचने लगता है वो तो खुद अपने मन से आई थी, पर मैं इसे समझाने का परेशानी नहीं उठाना चाहता। फिर तैसन कहता है, अगर मैंने ऐसे किया है तो क्या हुआ? उसके बाद सुनकर सियोन तैसन को घूर घूर के देखने लगती है। फिर वो कहती है, क्या आप अभी कोटेशन हाउस से वापस आए हैं? फिर उसके बाद तैसन कहता है, हाँ। फिर वो सोचने लगता है आखिर इसे क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद सियोन अपने सिर को झुका लेती है और कहती है, आपका एंगेजमेंट यंग मिस के साथ टूट जाएगा। फिर तैसन कहता है, अच्छा ऐसी बात है। फिर सियोन कहती है, आपके फियोंसे को मैरिज प्रपोजल आया है, और क्योंकि ये मैरिज प्रपोजल मुरिम अलायंस के जोंगली क्लैन से आया था, इसलिए योन मैनर के मास्टर जो उस जगह पर थे मेरे वजह से एंगेजमेंट तोड़ने का फैसला लिया। अभी इसका फैसला पूरे तरह से नहीं किया गया है क्योंकि हमारी यंग मिस एंगेजमेंट तोड़ने के खिलाफ है। ये बातें सुनकर तैसन सोचने लगता है अभी के सिचुएशन के हिसाब से एंगेजमेंट तोड़ने के खिलाफ जाना उसके लिए मुश्किल हो रहा होगा। फिर तैसन कहता है, मुझे शक है कि तुम सिर्फ ये बताने के लिए तो यहाँ नहीं आई हो। क्या योन मैनर ने तुम्हें इसीलिए यहाँ भेजा है क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि जोंगली क्लैन मुझे नुकसान पहुँचा सकता है? फिर सियोन कहती है, हाँ यंग मिस ने मुझे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है, आप नहीं जानते लेकिन जोंगली क्लैन। फिर तभी तैसन उसके बात को काटते हुए कहता है, वो सिर्फ घिनौने कमीने लोग हैं। फिर सियोन कहती है, आपको जोंगली क्लैन के बारे में इस तरह की बातें खुले आम नहीं करना चाहिए। उसकी बातें सुनकर तैसन स्माइल करने लगता है और सोचने लगता है जोंगली क्लैन हेवेली डीमन के खिलाफ के फाइट में वही क्लैन थी जो बाकी के क्लैन को बैटलफील्ड से छोड़कर भाग गई थी। ये सोचना कि वो बचे हुए लोग अभी भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। फिर उसके बाद तैसन अपने जगह से खड़े होते हुए कहता है, तुम किसी भी मामले में मुझे प्रोटेक्ट करोगी है ना? मैं जितना इसके बारे में सोच रहा हूँ मुझे ये उतना ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिर उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और वो लोग कोटेशन हाउस जा रहे होते हैं। फिर तैसन को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है, आखिरकार मैंने किसी ऐसे को ढूंढ लिया है जो मेरे लिए चैलेंजिंग है। आज मैं अपने दूसरे कोर मेरिडियंस को जोड़ लूंगा। और उसके पीछे सियोन को दिखाया जाता है जो तैसन को घूर घूर के देख रही थी, जिसे तैसन भी महसूस कर लेता है। फिर वो पीछे
पीछे मुड़कर कहता है, मुझे फॉलो मत करो अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती हो। फिर सियोन कहती है, मैं चाहूँ या ना चाहूँ लेकिन ये मेरे यंग मिस का ऑर्डर है तो मुझे ये करना ही होगा। तहसन कहता है, ठीक है, तुम्हारा जैसा मन करता है तुम वैसा करो। फिर उसके बाद तभी तहसन आगे जाकर रुक जाता है, जिसे देखकर चियोन कहता है, क्या हुआ यंग मास्टर। फिर तहसन कहता है, वो कितने लोग हैं। जिसकी बातों को एक पल के लिए तो चियोन समझ नहीं पाता है, पर वो अगले ही पल महसूस कर लेता है कि उसका कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। फिर चियोन कहता है, वो 3 लोग हैं। फिर तहसन कहता है, नहीं, वो 3 नहीं बल्कि 4 लोग हैं, और उनकी बातों को एसासिन भी सुन लेते हैं, इसलिए वो सभी एसासिन उनके सामने आ जाते हैं। फिर वो लोग कहते हैं, ऐसा लगता है कि हमारा एम्बुश फेल हो गया है। फिर उसके बाद उनके पीछे से 4th एसासिन आते हुए कहता है, इसलिए मैं तुम लोगों को सीधा सीधा कहता हूँ, तुम तीनों मेरे साथ चलो, मुझे तुम लोगों की जरूरत है। फिर तहसन कहता है, चियोन, मैं चाहता हूँ कि तुम गेस करो कि वो कितने स्किल्ड हैं। फिर चियोन कहता है, ठीक है यंग मास्टर। फिर वो सामने की तरफ गौर से देखते हुए सोचने लगता है। वो पहले 4th एसासिन को देखता है और उसे देखकर सोचने लगता है, उसके एनर्जी और उसके अंदर से निकल रहे ब्लड के सेंट से मैं ये बता सकता हूँ कि वो अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का कोई मामूली एसासिन नहीं है। लेकिन फिर चियोन कहता है, मैं उससे 3 लेवल ज्यादा हायर हूँ। फिर तहसन कहता है, तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ और अपने गेस को वेरीफाई करो और ये साबित करो कि तुम सही हो। फिर उसके बाद चियोन को दिखाया जाता है जो अपने एक पैर को ऊपर उठाता है। फिर हमें एसासिन को दिखाया जाता है जो लोग काफी ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि चियोन पलक झपकने के स्पीड से तहसन के पास से एसासिन के पास आ गया था, और वो एसासिन सोच रहे होते हैं, ये क्या है, हम लोग अपने बॉडी को हिला क्यों नहीं पा रहे हैं। और वहीं चियोन बहुत ही तेजी से उन एसासिन के बीच से गुजर जाता है और वो 4th एसासिन के पास जाने लगता है। फिर वो एसासिन कहता है, क्या तुम मुझे अकेले रोकना चाहते हो, तुम बेवकूफ कमीने कहीं के, तुम्हारे अंदर सच में काफी एनर्जी है, लेकिन तुम टफ बनने की एक्टिंग बंद कर दो और चुपचाप मेरे साथ चलो। फिर उसके बाद वो एसासिन चियोन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे चियोन काफी मुश्किल से बचता है, पर वो चियोन को मौका नहीं देता और उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जिस अटैक को चियोन अपने स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट कर देता है, पर इसके फोर्स के वजह से वो भी पीछे धकेला गया था। फिर उसके बाद चियोन उस एसासिन के ऊपर अटैक कर देता है, और जब वो एसासिन चियोन के अटैक को ब्लॉक करने लगता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है, मैंने इसे बहुत कम आंक लिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक मर्चेंट का बॉडीगार्ड है, लेकिन मैंने जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा स्किल्ड है। फिर वो एसासिन जंप करके चियोन के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करने वाला होता है, जिसे देखकर सियोन कहती है, क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। फिर तहसन कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो इसे एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देगा। पर तभी जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर जब सियोन सामने की तरफ देखती है तो चियोन ने उस एसासिन के हाथ को काट दिया था, जिसे देखकर सियोन हैरान होते हुए सोचने लगती है, ये इम्पॉसिबल है। उसने अपने स्वॉर्ड को एसासिन के स्वॉर्ड से सिर्फ 5 बार क्लैश किया और उसे हरा दिया, क्या वो सच में इतना स्किल्ड है। फिर तहसन कहता है, क्या सिर्फ उसका एक हाथ, वो काफी नरमी बरत रहा है। और वहीं सियोन सोच रही होती है, वॉरियर चियोन स्ट्रॉन्ग है, पर वो पहले इस लेवल पर नहीं था, क्या यंग मास्टर तहसन ने उसे किसी तरह का एलेक्सर दिया है। फिर तहसन कहता है, तुम खड़ी मत रहो, बाकी लोगों को तुम संभालो, मुझे उनसे कुछ सवाल पूछना है, इसलिए उनके प्रेशर पॉइंट को ब्लॉक करके उन्हें रास्ते से बांध दो। फिर उसके बाद सियोन भी अपने जगह से जंप करती है और बहुत ही तेजी से एसासिन के पास आके उनके प्रेशर पॉइंट को ब्लॉक कर देती है। फिर वो इधर उधर देखकर सोचने लगती है, आखिरी वाला एसासिन कहाँ गया। फिर तभी पीछे से चियोन की आवाज आती है जो कहता है, यंग मास्टर तहसन वहाँ से हटो। जिसे सुनकर जब सियोन तहसन की तरफ देखती है तो उसके गले के बिल्कुल सामने स्वॉर्ड था, जिसे देखकर सियोन काफी ज्यादा घबराने लगती है। फिर दिखाया जाता है आखिरी बचा एसासिन अपने स्वॉर्ड को बिल्कुल तहसन के गले के सामने रखा था और उसके ऊपर अटैक करने वाला था, पर तहसन पहले के जैसे अपने जगह से बिल्कुल नहीं हटता। पर इस बार चियोन आ जाता है और उस एसासिन को जमीन पर पटक देता है, जिसे देखकर तहसन सोचने लगता है, वो यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो बगल की तरफ देखने लगता है। फिर वो सोचने लगता है, वो एसासिन के पीछा करने की जगह मुझे यहाँ बचाने के लिए आ गया। फिर चियोन कहता है, यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? फिर तहसन चियोन को देखकर सोचने लगता है, वो बहुत लापरवाह है। फिर चियोन माफी मांगते हुए कहता है, मुझे एसासिन को नहीं पकड़ पाने के लिए माफ कर दीजिए। जिसकी बातें सुनकर तहसन स्माइल करने लगता है और वो सोचने लगता है, अगर मैं हेवनली डीमन होता तो ये गलती माफी के लायक नहीं था, लेकिन किसी कारण की वजह से मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। फिर
तैसन कहता है इसे भूल जाओ, बाकी बचे एसासिन को रस्सी से बांधकर एक जगह इकट्ठा करो। फिर दिखाया जाता है उन तीनों एसासिन को रस्सी से बांध दिया जाता है। फिर तैसन कहता है हमें इनके साथ क्या करना चाहिए। फिर चियोन कहता है मुझे लगता है इन्हें मारना ज्यादा बेहतर चॉइस रहेगा। फिर उनमें से एक एसासिन कहता है मुझे छोड़ दो, तुम जो भी जवाब पूछोगे मैं उन सभी का जवाब। फिर उनमें से एक एसासिन कहता है मुझे छोड़ दो, तुम जो भी सवाल पूछोगे मैं उन सभी का जवाब दूंगा। जिसकी बातें सुनकर तो एक पल के लिए वहाँ शांति रहता है। फिर तैसन कहता है जब कोई भी कुछ नहीं कह रहा तो मैं तुम सभी को मार दूंगा। फिर वो तीनों एसासिन कहते हैं नहीं, हम लोग बोल सकते हैं। फिर उसके बाद वो एसासिन कहता है हम लोग क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट से हैं और हमें ऐसा करने के लिए वहाँ के वॉइस लीडर ने ऑर्डर दिया था। और इसके अलावा उस एसासिन ने आज जो भी किया होता है वो भी बात बताने लगता है, जिसे सुनकर बाकी के दो एसासिन हैरान होते हैं, उसे मन ही मन रुकने के लिए कह रहे होते हैं। फिर उसके बाद तैसन वहाँ से मुड़ जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है उन्हें हमारे साथ ले चलो, जब तक वो बोलते हैं तब तक वो जिंदा रहेंगे। जिसकी बातों को सुनकर सियोन सोचने लगती है अब ये मत कहना कि वो अब भी कोटेशन हाउस जाएंगे। फिर दिखाया जाता है वो लोग फॉलन फ्लावर हाउस आ गए होते हैं और वो दोनों तैसन के रूम के बाहर खड़े होते हैं और तैसन अंदर अपना काम कर रहा होता है। पर लड़की के चिल्लाने की आवाज से वो लोग कुछ और ही समझने लगते हैं और शर्माने लगते हैं। फिर जब सियोन चियोन की तरफ देखती है तो चियोन अपने चेहरे को दूसरे तरफ मोड़ लेते हैं। फिर सियोन कहती है वॉरियर चियोन क्या ये ठीक है, क्या आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। फिर चियोन कहता है ये सब ठीक है, हमें बस सुबह तक इंतजार करना होगा। सियोन उसे देखकर सोचने लगती है आखिर उसके चेहरे का रिएक्शन ऐसा क्यों है। मुझसे ये मत कहना कि वो हमेशा से ही ऐसे ही रहा है। और इसी तरह से पूरे रात भर उस कोटेशन हाउस में लड़के के चिल्लाने की आवाज गूंज रही होती है और इस आवाज को वो एसासिन भी सुन रहे होते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है सुबह हो जाती है। फिर तैसन अपना काम करके रूम के बाहर निकलता है जहाँ चियोन सियोन और वो तीनों एसासिन थे। जहाँ सियोन उसे जंगली जानवर सोच रही थी और वहीं तीनों एसासिन उसे असली मर्द समझ रहे थे। फिर तैसन कहता है क्या ये अभी तक जिंदा हैं? मैंने कहा था ना कि जब तक ये बात करेंगे तब तक इन्हें जिंदा रखना। फिर चियोन कहता है वो अभी तक बात कर रहे थे। फिर तैसन कहता है क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो मुझे उसका समरी बताओ। फिर चियोन कहता है ठीक है, इन्हें ऑर्डर दिया गया था कि तुम्हें क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट में लेकर जाना है और जो एसासिन भाग निकला उसके आइडेंटिटी को सिर्फ क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट का लीडर ही जानता था। उसके बाद सुनकर तैसन सोचने लगता है हाँ वो कोई मामूली अनऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। अगर एक नॉर्मल बॉडीगार्ड होता तो वो उसे नहीं संभाल पाता, लेकिन खुशकिस्मत से चियोन उससे ज्यादा ताकतवर था। हो सकता है इसके पीछे जोंगली क्लैन क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के लीडर का मदद कर रहा हो। फिर तैसन वहाँ से जाते हुए कहता है पहले हम गोल्डन वॉल मर्चेंट के इस स्टेट में जाएंगे और उन्हें भी अपने साथ ले चलो। फिर उसके बाद गोल्डन वॉल मर्चेंट के इस स्टेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग पहुँच गए होते हैं। फिर तैसन दरवाजा खोलता है और उसी के सामने वही तीन एसासिन घुटने टेक कर बैठे हुए थे। फिर तैसन कहता है मैं सबसे पहले इनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन को कास्ट करूंगा और तुम दोनों आज से मैं तुम लोगों को कुछ यूजफुल मार्शल आर्ट सिखाऊंगा, इसलिए ध्यान दो और इसे अच्छे से सीखो। जिसकी बातें सुनकर वो दोनों सोचने लगते हैं क्या ये हमें मार्शल आर्ट सिखाएगा। फिर तैसन कहता है ये एक सिंपल रेस्ट्रिक्शन टेक्निक है, मैं तुम दोनों को इसे सिखा के शुरुआत करूंगा। फिर उसके बाद वो बताने लगता है कि इसे कैसे कैसे करते हैं, जिसे सुनकर तो वो एसासिन काफी ज्यादा डरने लगते हैं। उसे सुनकर वो लोग सोचने लगते हैं आखिर ये क्या है, मैंने इस तरह के टेक्निक को इससे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे ये तुरंत समझ में आ गया। फिर उसके बाद तैसन कहता है इसे ध्यान से देखो, अगर तुम मेरे ऑर्डर को डिसओबे करते हो तो तुम्हारे साथ यही होगा। फिर दिखाया जाता है तैसन अपने दो उंगली को उस एसासिन के गले के पास रखकर अपने रेस्ट्रिक्शन टेक्निक को जैसे यूज करता है वो एसासिन बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर उस एसासिन को दिखाया जाता है जिसकी हालत सच में बहुत खराब थी। फिर तैसन कहता है तुम अलग रेस्ट्रिक्शन टेक्निक को बाकी दो के ऊपर भी यूज कर सकते हो, इसे तुम प्रैक्टिस की तरह यूज करो। फिर चियोन भी कहता है ठीक है यंग मास्टर, और वहीं उन्हें देखकर सियोन सोचने लगती है क्या यंग मास्टर तैसन इस तरह के अजीब टेक्निक को भी जानते हैं। और वहीं वॉरियर चियोन जो उसकी हर बातों को मानता है। फिर तैसन कहता है चलो इसे शुरू करो, इस बार उनके अंडे फूट जाना चाहिए। और गाइस आप इनके चेहरे के एक्सप्रेशन
से ही समझ सकते हो इन्हें किस लेवल का दर्द दे रहा होगा। फिर उसके बाद हमें जो शिव पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दोनों आपस में बात कर रहे थे। फिर उसके बाद इस आदमी के बारे में बताया जाता है, इसका नाम बियोक वू हैंग है। ये जोसेओ पवेलियन का मास्टर और ताइसन का अंकल है, जो कहता है फ्रेग्रेंट फ्लावर हाउस अभी भी एक्नॉलेज नहीं हुआ है। फिर उसके सामने खड़ा एक आदमी कहता है, अगर हम इस तरह से उनके ऊपर प्रेशर डालते रहें तो वो आखिरकार मान ही जाएगा। इसके बारे में बताया जाता है, ये बियोक वू हैंग का बेटा ब्योंग सांगिल है और फ्यूचर में जोसेओ पवेलियन का होने वाला ये मास्टर है। फिर पवेलियन मास्टर उस स्क्रोल को बंद करते हुए कहते हैं, जो भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता वो एक्नॉलेज हुए हैं या नहीं, हमें इस इंसिडेंट को अपने फायदे की तरह यूज करना है और गोल्डन वॉल मर्चेंट के लिए जितना हो सके वो उतना ही करेगी। फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो कोटेशन हाउस होने का नाटक करती है। हमें इस मौके का फायदा उठा के फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस को गोल्डन वॉल मर्चेंट के अंडर लाना होगा। फिर उसका बेटा सांगिल कहता है, ठीक है मैं इसे ध्यान दूंगा। फिर पवेलियन मास्टर कहता है, क्या कोई और खबर है? फिर सांगिल कहता है, क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट लीडर की मौत हो गई है और ऐसे लग रहा है क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के अंदर पावर को लेकर फाइट हो रहा है। वे जल्दी दो ग्रुप में बढ़ जाएंगे। ऐसे लगता है इन सब के पीछे कोई बाहर वाला भी इन्वॉल्व है। क्या ऐसे हो सकता है कि वो? फिर पवेलियन मास्टर कहता है, हाँ इसमें गोल्डन हेवनली अलायंस शामिल है। वो सच में काफी खतरनाक है, इसलिए उनके ऊपर ध्यान से नजर रखना। फिर उसके बाद बताया जाता है, वुहान में कुछ मर्चेंट्स ने मिलकर एक अलायंस बनाया जिसे गोल्डन हेवनली अलायंस कहा जाता है। बाहर से ये ऐसे दिखाते हैं जैसे कि ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन असलियत में ये गोल्डन वॉल मर्चेंट को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। वहीं पवेलियन मास्टर सोच रहा होता है, आखिर वो लोग क्या करने का प्लान बना रहे हैं। फिर सांगिल कहता है, अगर हमें उनके बारे में कोई भी सस्पिशियस चीज पता चलता है तो हम तुरंत उनके पीछे जाएंगे। फिर उसके बाद वो दोनों ही मन कुछ सोचने लगते हैं। फिर पवेलियन मास्टर कहता है, मैंने सुना है कि ताइसन को नाइट किंग नाम से बुलाया जा रहा है। क्या तुमने किसी भी मेडिसिन या फूड के बारे में सुना है जिसे वो स्पेशली कंज्यूम कर रहा है? फिर सांगिल कहता है, मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना है। मुझे लगता है उसके पास हेल्थ के जगह उसका स्टेमिना काफी ज्यादा है। और गाइस समझदार लोग समझ गए होंगे यहाँ कहने का क्या मतलब था। फिर सांगिल कहता है, उसे नहीं पता वो कब मर जाएगा, फिर भी वो मजे करना चाहता है, पर इससे वो और जल्दी मर जाएगा। फिर पवेलियन मास्टर कहता है, मैं जानता हूँ। फिर पवेलियन मास्टर मन ही मन कहता है, भले ही ये मामला है लेकिन फिर भी मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ। फिर उसके बाद ताइसन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वही तीन एसेसिन घुटने के बल बैठे होते हैं और उनके सामने सोसो खड़ी होती है जो कहती है, ये क्या हो रहा है? फिर ताइसन कहता है, तुम्हें ने तो कहा था कि तुम्हें काम कराने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है, तो मैं इन्हें लेकर आ गया। फिर सोसो उन्हें देखकर सोचने लगती है, लेकिन ये बहुत अजीब दिख रहे हैं। और वहीं ताइसन सोचने लगता है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो इन्हें यूज मत करो। फिर सोसो सोचने लगती है, जाने से पहले मैंने ये बात उन्हें कहा था और उन्होंने इस बात को याद रखा और उन्होंने ये अजीब से दिखने वाले लेबर को भी लेकर आए। ऐसे लग रहा है जैसे कि वो अचानक से दयालु आदमी बन गए हैं। फिर उसके बाद ताइसन कहता है, तो ठीक है, आज से तुम ब्लैक 1, ब्लैक 2 और तुम ब्लैक 3। और ताइसन सोच रहा होता है, तुम लोग अंधेरे में रहते हो इसलिए मैंने तुम लोगों का नाम भी ऐसा ही रखा है। फिर वो तीनों एसासिन अपना ऐसा नाम सुनकर हैरान होते हुए कहते हैं, क्या? फिर ताइसन उन्हें देखकर गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें ये नाम पसंद नहीं आया? फिर वो तीनों अपना सिर जमीन पर पटकते हुए कहते हैं, नहीं हमें ये नाम बहुत पसंद आया, आज से हमारा नाम ब्लैक 1, ब्लैक 2 और ब्लैक 3 रहेगा। फिर उसके बाद ताइसन मुड़ जाता है और कहता है, तुमने ये सुना, आज से उनका नाम यही है और तुम जैसा चाहो उन्हें यूज कर सकती हो। फिर वो कहता है, वैसे चियोन कहाँ है? मैंने उसे नहीं देखा। फिर सोसो कहती है, शायद वो अभी के समय ट्रेनिंग कर रहे होंगे। फिर ताइसन कहता है, क्या वो फिर से ट्रेनिंग कर रहा है? वो एकमात्र कॉर्प्स मेंबर के हिसाब से एक बेवकूफी भरा ईमानदार जिंदगी जी रहा है। फिर चियोन को दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट लीडर के खिलाफ फाइट में यंग मास्टर ताइसन ने जो हथेली का अटैक किया था वो बहुत ही हल्का स्ट्राइक था, लेकिन वो एक खतरनाक किलर मूव था। मैंने आज से पहले इस तरह के मार्शल आर्ट को कभी नहीं देखा। आखिर उन्होंने इसे कैसे किया?
फिर वो बताता है स्वॉर्ड ड्रैगन कॉर्प्स में मुझे ज्वाइन होने पर कभी रिग्रेट नहीं हुआ। अगर गोल्डन वॉल मर्चेंट कभी खतरे में पड़ता है तो हमें बस उनकी मदद करने के लिए तैयार रहना है। जब तक मैं ऐसा करता रहूंगा मुझे एक अच्छा खासा पैसा मिलता रहेगा। लेकिन ये भी सच है, जब मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता तो मुझे परेशानी महसूस होने लगती है। पर तभी मुझे एक चांस दिखाई दिया, वो कोई ऐसा है जो मेरी इच्छा को पूरा करने में मेरी मदद कर सकता है। फिर तभी आवाज आती है, सूरज डूबने वाला है, तुम कब तक ट्रेनिंग करते रहोगे। फिर चियोन पीछे मुड़कर कहता है, यंग मास्टर आप यहाँ। और उसे कहने वाला तैसन होता है जो कहता है, जल्दी कोटेशन हाउस चलेंगे। फिर चियोन कहता है, ठीक है यंग मास्टर। फिर वो कहता है, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। फिर तैसन कहता है, ठीक है पूछो। फिर चियोन कहता है, क्या आपने फैसला ले लिया है कि अब अपने आप को और नहीं छिपाएंगे। फिर तैसन कहता है, तुम क्या छिपाने के बारे में बोल रहे हो। फिर चियोन कहता है, पहले फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस का एसासिन, फिर क्रिम्सन ड्रैगन का सेक्ट लीडर, और अब रेस्ट्रिक्शन टेक्निक। ये सब देखकर मैं अब समझ गया हूँ। जिसकी बातें सुनकर तैसन बहुत हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है, क्या उसे सचमुच इसका एहसास हो गया है कि असल में मैं कौन हूँ। मैंने तो उसे सिर्फ एक बेवकूफ वॉरियर समझा था, पर ऐसा लगता है मैंने ज्यादा ही लापरवाही कर दिया। मुझे अपना कार्ड टोन नहीं करना चाहिए था। मैं किसी को पता नहीं चलने दे सकता कि मैं ही हेवेनली डीमन हूँ। मैं इसे पसंद करने लगा था, लेकिन अब आखिरकार इसे मारने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है। फिर उसके बाद अगले ही पल चियोन घुटने के बल बैठ जाता है और कहता है, यंग मास्टर प्लीज मेरी मदद कीजिए। चियोन को ऐसा करता देख के तैसन को भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर चियोन कहता है, मैंने सुना है जिनके कटे हुए मेरिडियंस होते हैं वो जीनियस होते हैं। आपके भी कटे हुए मेरिडियंस है ना? प्लीज मुझे अपना डिसेबल बना ले। उसकी बातें सुनकर तैसन को एक पल के लिए कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो सोचने लगता है, क्या उसे ऐसे लग रहा है कि मैं एक मार्शल मास्टर हूँ जो अपनी असली ताकत को छिपा रहा है। फिर चियोन कहता है, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ और बदला लेना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर तैसन कहता है, क्या बदला? फिर चियोन कहता है, हाँ मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ जिसने मेरे सेक्ट को तबाह कर दिया है। फिर तैसन कहता है, अपने बदले को मोटिवेशन मत बनने दो। जिसकी बातों को चियोन समझ नहीं पाता। फिर तैसन कहता है, अनगिनत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने सेक्ट को खो दिया है और तुम उन अनगिनत लोगों में से सिर्फ एक हो। उसकी बातें सुनकर चियोन मन ही मन कुछ सोचने लगता है। फिर तैसन कहता है, ऐसे लोग जो लोग अपने इमोशन को मोटिवेशन बनाते हैं वो लोग ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकते। ऐसे लोग आखिरी में हारे जाते हैं और गायब हो जाते हैं जब तक उनकी बदले की भावना शांत नहीं हो जाती। इसके बजाय तुम्हारी मजबूत बनने की इच्छा को साफ रखो। उसकी बातें सुनने के बाद चियोन वहीं पर खड़ा का खड़ा रह जाता है। फिर तैसन कहता है, एक बार तुम स्ट्रॉन्ग बन जाते हो तो तुम जब चाहो अपना बदला ले सकते हो। उसकी बातें सुनने के बाद चियोन ग्रीड करते हुए कहता है, मैं समझ गया यंग मास्टर। फिर उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग कोटेशन हाउस जा रहे थे। फिर तैसन पीछे मुड़ के सेओन को देखते हैं। फिर वो चियोन से कहता है, ऐसा दिखावा मत करो जैसे कि तुम उसे जानते ही नहीं हो। फिर चियोन कहता है, आपके कहने का क्या मतलब है? फिर तैसन कहता है, इग्नोरेंस बनने का नाटक करना बंद करो। फिर चियोन कहता है, आप किस बारे में बात कर रहे हो? और वहीं सियोन उन्हें देखकर सोचने लगती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा हम इसे रोज करते हैं। आखिर हमारे यंग मिस को उस जैसे आदमी में क्या दिखता है? फिर तैसन कहता है, रुको यहाँ ब्लड की स्मेल है। फिर सियोन और चियोन दोनों सूंघते हुए कहते हैं, लेकिन हम दोनों को कुछ भी स्मेल नहीं हो रहा। फिर तैसन अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या तुम लोग सिर्फ नाक से ही सेंस करते हो? फिर वो सोचने लगता है, ऐसा लगता है कि वो एक हाथ कटा वाला आदमी आया है और उसके साथ मुझे एक और का भी प्रेजेंस महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है उसने अपने साथ एक और आदमी को लाया है। फिर तैसन चियोन को कहता है, वो दो है, जाओ और उनमें से एक को खत्म कर दो। फिर चियोन वहाँ से चला जाता है। फिर सियोन को बगल से कुछ आते हुए महसूस होता है और ये एक चाकू था जिसे तैसन ने अपने 2 उंगलियों से पकड़ लिया था। फिर वो कहता है, अगर तुम इसी तरह से खड़ी रहोगी तो तुम बड़े ही आसानी से एम्बुश से मारी जाओगी। जिसकी बातें सुनकर सियोन भी काफी हैरान हो जाती है। फिर तैसन कहता है, मुझे घूरना बंद करो और उस आदमी की तरफ ध्यान दो। वो आदमी सामने की तरफ है। फिर सियोन भी अपने शॉट को निकाल कर तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद एक हाथ कटे वाले आदमी को दिखाया जाता है जो आते ही सियोन के ऊपर अटैक कर देता है। जिस अटैक को सियोन सही समय पर अपने शॉट से ब्लॉक कर लेती है। फिर वो एक हाथ वाला एसासिन कहता है, मैंने जिससे पहले लड़ा
ज्यादा था, तुम तो उससे काफी कमजोर हो। फिर वो एसासिन पीछे की तरफ जंप कर देता है, जिसे देखकर सियोन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हुए कहती है वहीं पर रुक जाओ। पर जैसे ही सियोन आगे बढ़ती है वो एक ट्रैप पर पैर रख देती है, जिसके वजह से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर सियोन सोचने लगती है क्या यहाँ पहले से ट्रैप बिछा हुआ था। फिर वो एसासिन सियोन को छोड़कर तहसन की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर सियोन सोचने लगती है नहीं, वो शुरू से ही एक मौके के तलाश में था कि उसे जब मौका मिलेगा वो यंग मास्टर को मार देगा। फिर दिखाया जाता है वह एसासिन अपने शॉट को तहसन के आर पार कर दिया था। फिर तहसन को दिखाया जाता है जो इस्माइल करने लगा था, और वहीं वो एसासिन सामने की तरफ देखकर बहुत हैरान हो गया था, क्योंकि तहसन थोड़े से साइड होकर उसके शॉट को अपने हाथ के बीच फंसा लिया था, जिसे देखकर वो एसासिन सोचने लगता है आखिर ये कैसे हो सकता है। पर तहसन उसे मौका नहीं देता और उसके गले पर एक चॉप मार देता है, जिससे वो एसासिन खून की उल्टी करने लगता है और जमीन पर घुटने के बल गिर जाता है, जिसे देखकर सियोन सोचने लगती है इम्पॉसिबल, उसने सिर्फ एक ही स्ट्राइक में उस एसासिन को हरा दिया। फिर तहसन कहता है अपने आप को संभालो, फाइटिंग करते समय दूसरे के बहकावे में आना बंद करो। फिर सियोन कहती है इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। फिर तहसन कहता है ठीक है, उसे हमारे साथ ले चलो, हम उसकी मदद से कुछ न कुछ पता लगा लेंगे। फिर सियोन कहती है ठीक है यंग मास्टर। फिर वो उसे उठाते हुए सोचने लगती है वो एसासिन सिर्फ एक ही बार में मर गया, पर फिर भी ये यकीन करना मुश्किल है कि यंग मास्टर तहसन ने सिर्फ अपने हाथ का यूज किया था। फिर वो तहसन को देखकर सोचने लगती है ऐसा लगता है मैं किसी ऐसे आदमी से मिली हूँ जो मेरी जिंदगी बदल देगा। मुझे फिलहाल उनके साथ रहना होगा ये जानने के लिए कि उन्होंने कौन से टेक्निक का यूज किया था। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोन उस एसासिन को एक बोरी में बांधकर पकड़ी हुई थी। फिर तहसन कहता है अभी के हिसाब से देखा जाए तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही कमजोर हो। इसके लिए सियोन माफी मांगती है। फिर तहसन कहता है अब से तुम चियोन के साथ ट्रेनिंग करोगी, जिसकी बातें सुनकर सियोन सोचने लगती है क्या वो मुझे अपने डिसेबल के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। वॉरियर चियोन, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हम किसी को भूल रहे हैं। फिर तभी उसे पता चलता है कि चियोन उन लोगों के साथ नहीं है, जिसे वो तहसन को भी बताती है। फिर तहसन कहता है उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। फिर सियोन कहती है लेकिन। फिर तहसन उसके बात को काटते हुए कहता है अगर तुम चाहो तो जाकर उसे लेके आ सकती हो। फिर चियोन को दिखाया जाता है जो उस एसासिन के साथी को मार दिया था। फिर वो अपने शॉट को म्यान में रखते हुए सोचने लगता है जितने मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा ताकतवर था, फिर भी आखिरकार मैंने उसे हरा दिया। फिर वो सोचने लगता है लेकिन मुझे यहाँ किसी इंसान का प्रेजेंस महसूस नहीं हो रहा, आखिर वो दोनों कहाँ गए। और यहाँ पर चियोन तहसन और सियोन का बात कर रहा था। फिर उसके बाद गोल्डन वॉल मर्चेंट के जो शेव पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पवेलियन मास्टर कहता है क्या वो लाशों को कोटेशन हाउस में लेकर गए थे। फिर सांगिल कहता है हाँ, जिसके वजह से अब बहुत से लोग उसके बारे में जानते हैं। फिर पवेलियन मास्टर कहता है फ्रेग्रेंट फ्लावर हाउस को चुपचाप अब्सॉर्ब करना चाहते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये थोड़ा मुश्किल हो गया है। फिर सांगिल कहता है हमने उन लाशों की पहचान का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर पर बहुत ही कम निशान थे, जिससे हमें उनके असली पहचान का पता नहीं चल पाया। इसके अलावा क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट ने कहा कि उनके पास यंग मास्टर तहसन के पीछे जाने की रिक्वेस्ट के अलावा कोई दूसरा चॉइस नहीं था। वे अभी भी इग्नोरेंस बनने का नाटक कर रहे हैं और वो इस बात से मना कर रहे हैं कि वो अपने क्लाइंट की पहचान को जानते हैं। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि वो ये चीज एडमिट नहीं कर सकते कि वो अपने सेक्ट लीडर के मरने का बदला ले रहे थे। फिर पवेलियन मास्टर कहता है हमें इस इंसिडेंट को सॉल्व करना होगा, क्योंकि अभी के समय बहुत सी लोगों की नजरें इसी पर टिकी हुई है। इससे गोल्डन वॉल मर्चेंट के रेपुटेशन पर बुरा असर पड़ सकता है। फिर सांगिल कहता है ठीक है मैं समझ गया, हम जो कर सकते हैं हम वो करने की कोशिश करेंगे। फिर पवेलियन मास्टर कहता है और ऐसा लगता है हमने तहसन को कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है, मैंने सुना है कि वो अभी काफी हेल्दी हो गए हैं। फिर सांगिल कहता है ये सोचना कि वो अपने वाइटैलिटी खत्म करने के बाद और भी ज्यादा हेल्दी हो गए हैं, क्या वो किसी तरह का स्पेशल एलेक्सर खा रहा है। तो गाइस यहाँ पर वाइटैलिटी का मतलब स्टेमिना खत्म करने से है। फिर पवेलियन मास्टर कहता है अभी के लिए हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। फिर उसके बाद तहसन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सभी खाने के टेबल पर बैठे हुए थे। फिर तहसन कहता है क्या तुम नहीं खाओगे। फिर चियोन कहता है आखिर हम लोग आपके साथ
साथ कैसे खा सकते हैं। फिर तहसन कहता है तुम मेरे लोग हो तो क्या तुम्हारा मेरे साथ खाना नेचुरली नहीं है। फिर तहसन खाना खाते हुए कहता है अब से हम सभी लोग एक साथ खाना खाएंगे। फिर सोसो तहसन को कहते हैं यंग मास्टर आज डिवाइन फिजिशियन आने वाला है। फिर तहसन कहता है वो कौन है। फिर सोसो कहती है वो एक बहुत ही फेमस फिजिशियन है जो कटे हुए मेरिडियंस को भी ठीक कर सकता है। फिर तहसन कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मैं कोटेशन हाउस जाकर अपनी बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर सोसो कहती है यंग मास्टर ये इम्पॉसिबल है, इन एनर्जी को चुराकर यंग एनर्जी को रिकवर नहीं कर सकते। तो गाइस मैं आपको बता दूं जो इन एनर्जी है वो फीमेल के अंदर रहती है और जो यंग एनर्जी है वो मेल के अंदर रहता है। तो यहाँ पर सोसो का कहने का मतलब ये था कि तहसन कोटेशन हाउस की लड़कियों से इन एनर्जी चुरा कर अपने यंग एनर्जी को रिकवर कर रहा है, पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इस तरह का कोई टेक्निक ही एग्जिस्ट नहीं करता। पर हमारा तहसन पास्ट लाइफ में हेवनली डीमन था तो वो अपने ड्यूमिनिक आर्ट से ऐसा कर पा रहा है। फिर तहसन कहता है तो वो डिवाइन फिजिशियन कब आ रहा है। फिर सोसो कहती है मैंने सुना है कि वो वुहान में आ गया है, वो जल्द ही यहाँ आ जाएगा। फिर तहसन कहता है क्या वो अभी गोल्डन वॉल मैनर में है। फिर सोसो कहती है नहीं, उसे रहने के लिए अलग जगह मिला है, मैंने जो सुना है वो उसके हिसाब से उस इलाके को देखना चाहता है जहां आप रह रहे हो। फिर तहसन कहता है क्या सच में, ये इंटरेस्टिंग है, मैं भी किसी ऐसे को जानता हूँ। फिर उसके बाद हमें दूर खड़े एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी टोपी को ठीक करता है और अपने हाथों में डंडा पकड़ा होता है और यही डिवाइन फिजिशियन है जो कहता है गोल्डन वॉल मर्चेंट कितना शानदार नाम है। फिर तहसन के तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सभी लोग खाना खा रहे थे। फिर तहसन कहता है वैसे मैंने सुना है कि तुम काफी मदद कर रहे हो। फिर ब्लैक वन खुश होते हुए कहता है नहीं, ये उतनी भी बड़ी बात नहीं है, मैंने तो बस स्टोरेज पर ध्यान दिया है। फिर तहसन कहता है ब्लैक 2 और ब्लैक 3 तुम लोगों को और मेहनत करनी चाहिए। फिर वो दोनों कहते हैं ठीक है यंग मास्टर, हम दोनों पूरी कोशिश करेंगे। फिर ब्लैक वन थोड़ा चापलूसी करते हुए कहता है आजकल आप बहुत हैंडसम दिख रहे हो, ये सिर्फ मन की ही बात ही नहीं है बल्कि आप सच में लंबे मस्कुलिन और आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं आपके प्यार में पड़ गया हूँ। फिर तहसन कहता है ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, ऐसा लगता है मुझे तुम्हारे मुंह के ऊपर अपने किसी रेस्ट्रिक्शन टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। जिसकी बातें सुनकर ब्लैक वन घबराते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार से मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा। फिर तहसन सोचने लगता है मैं पहले से बहुत बेहतर दिख रहा हूँ, क्या ये सोल ऑगमेंटिक ड्यूमिनिक आर्ट की वजह से हो रहा है। जो भी हो मुझे और भी ज्यादा सोल्स को इकट्ठा करना होगा, अगर मैं ऐसे करता रहा तो एक दिन मैं पहले के जितना ताकतवर हो जाऊंगा। फिर उसके बाद हमें डिवाइन फिजिशियन को दिखाया जाता है जो अपने कुछ लोगों के साथ तहसन के मैनर में आ गया होता है। फिर उसके बाद एक आदमी आता है जिसके बारे में बताया जाता है कि ये गांव मोजिन है और ये गोल्डन वॉल मैनर का चीफ स्टुअर्ड है, मतलब मैनर के सभी काम को देख रेख करने वाला। फिर वो कहता है मैं आपका लंबे समय से इंतजार कर रहा था डिवाइन फिजिशियन, आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। फिर डिवाइन फिजिशियन कहता है ये तो बस किस्मत का खेल है, क्या आप मुझे पहले अपने पेशेंट के पास लेकर जा सकते हैं। उसे देखकर मोजिन सोचने लगता है जितना मैंने सोचा था ये तो उससे कहीं ज्यादा यंग लग रहे हैं, क्या वो किसी तरह का एलेक्सर का यूज करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोजिन डिवाइन फिजिशियन को तहसन के पास लेकर जा रहा होता है। फिर डिवाइन फिजिशियन कहता है ये मैनर सच में तारीफ के लायक है। फिर मोजिन कहता है इस मैनर को बनाने में मास्टर ने बहुत मेहनत की है, यहाँ तक कि ये गोल्डन वॉल मैनर के टॉप 3 पवेलियन में से एक है। फिर तभी डिवाइन फिजिशियन की नजर डान्योंग पर पड़ती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है आखिर वो औरत कौन है। फिर मोजिन कहता है वो सेकंड यंग मास्टर की सर्वेंट है, वो वुहान के एक फेमस कोटेशन हाउस से आई थी और वो उन लोगों में से एक है जो यंग मास्टर को सर्व करने की रिक्वेस्ट के लिए आई थी। फिर डिवाइन फिजिशियन बगल की तरफ मुड़ते हुए कहता है क्या वो सभी औरतें भी रिक्वेस्ट करने वाली औरतें हैं। फिर मोजिन कहता है हाँ, वो हाल ही में आई औरतें हैं जिन्होंने सेकंड यंग मास्टर को सर्व करने के लिए कहा था। फिर डिवाइन फिजिशियन कहता है वो सभी औरतें एक्सट्रीमली रेयर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को पोजेस करती हैं, वो इतनी ज्यादा स्पेशल है कि मैं उन सभी को अपने लिए चाहता हूँ। की बातें सुनकर मोजिन काफी हैरान होते हुए सोचने लगते हैं क्या वो उन सभी को चाहता है। मुझे नहीं पता था कि ग्रेट डिवाइन फिजिशियन एक लस्टफुल आदमी है। फिर मोजिन कहता है मैं आपकी फीलिंग को समझता हूँ, वो सभी काफी सुंदर हैं। फिर डिवाइन फिजिशियन कहता है मैं उनकी प्योर फिजिकल फॉर्म की
बात कर रहा हूँ। ये वो नाम है जिसे मेरे मास्टर ने उस बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को दिया था जिनकी बॉडी स्नो की तरह प्योर होती है। उन्हें कुछ भी सिखाओ वो बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं। फिर मोजिन कहता है मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफ कर दीजिए। फिर डिवाइन फिजिशियन कहता है ठीक है कोई बात नहीं, क्या मैं उन्हें अपना डिसेबल बना सकता हूँ। जिसकी बातें सुनकर मोजिन भी काफी हैरान हो जाता है। फिर डिवाइन फिजिशियन कहता है अगर आप मुझे इसकी परमिशन दे देते हैं तो मैं आपके इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगा। फिर वो सोचने लगता है इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कितने भी सुंदर क्यों ना हो, जब तक कि वो बेवकूफ है उसकी सुंदरता का कोई फायदा नहीं। वो अपने हाथों से मेरे साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा मेरे अंडर में कुछ फेमस फिजिशियन हैं तो उसका मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ टायसन उसकी बातों के लिए मना कर दिया होता है। फिर वो डिवाइन फिजिशियन कहता है क्या तुम्हें इसके बारे में और नहीं सोचना चाहिए, ये तुम्हारे सर्वेंट के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फिर टायसन कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारे पास पहले से ही 10 से ज्यादा डिसेबल हैं और तुम 4 और चाहते हो, क्या तुम कुछ ज्यादा ही लालची नहीं बन रहे। फिर डिवाइन फिजिशियन कहता है वो सभी मेरे डिसेबल नहीं हैं, वो तो सिर्फ मेरी मदद करते हैं। फिर टायसन कहता है पर ऐसा तो नहीं लगता, वे बूढ़े लोग जिस तरह से तुम्हारे आसपास भटक रहे थे या तो वो तुम्हारे सबऑर्डिनेट है या तो वो तुम्हारे डिसेबल हैं। तुम जितना देखते हो तुम उससे काफी ज्यादा बूढ़े हो, क्यों मैंने सही नहीं कहा। उसकी बातें सुनकर डिवाइन फिजिशियन वहीं चुपचाप बैठा रहता है। फिर वो कहता है मेरी मेडिकल टेक्निक सीखने का मौका आसानी से नहीं मिलता। फिर टायसन कहता है वो तुम्हारी मेडिकल टेक्निक क्यों सीखेंगे, इसके अलावा उनके लिए सबसे पहले मैं आता हूँ। अगर सच कहूँ तो तुम उन्हें अपने मेडिकल टेक्निक सिखाने के लिए नहीं ले जा रहे, क्या वो अच्छे मटेरियल नहीं है। जिसकी बातें सुनकर एक पल के लिए तो डिवाइन फिजिशियन को कुछ समझ नहीं आता। फिर वो मन ही मन सोचने लगता है इसने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। फिर वो कहता है क्या मटेरियल, आखिर तुम एक इंसान को मटेरियल के रूप में कैसे यूज कर सकते हो। फिर टायसन कहता है मैंने इंसान को मटेरियल के रूप में यूज करने के लिए कब कहा, मैंने तो बस ये पूछा था कि क्या वो अच्छे मटेरियल नहीं है। उसकी बातें सुनकर डिवाइन फिजिशियन मन ही मन कहता है इसने अपनी लाइन कुछ ज्यादा ही क्रॉस कर दी, इसके मेरिडियंस टूटे हुए हैं, क्या मुझे इसे मार देना चाहिए। अगर मैं ये कहता हूँ कि इलाज के दौरान ये मारा गया तो वो लोग इसे चुपचाप जाने देंगे। और वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसके पास बहुत ही तेजी से एक पानी का बूंद आता है जो उसके टोपी को बीच से काट देता है, जिसे देखकर डिवाइन फिजिशियन भी काफी ज्यादा हैरान था। फिर टायसन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक आसान टारगेट हूँ, तुम्हारे पास कुछ घटिया मार्शल आर्ट है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेडिकल टेक्निक के अलावा तुम्हारे पास यूज करने के लिए कुछ और है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यही मार देना सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्यों मैं सही नहीं कह रहा। और वहीं डिवाइन फिजिशियन को दिखाया जाता है जिसकी फटी पड़ी होती है आखिर ये ब्लड लस्ट क्या है। फिर उसके बाद वो अपने हाथ को टेबल पर मारता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो। फिर टायसन अपने ब्लड लस्ट को हटा देता है और वहीं डिवाइन फिजिशियन हाँफ रहा होता है। फिर टायसन कहता है तुमने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया, वे लोग जो मेरे अंडर आए हैं अचानक से कुछ लोग दिखाई देने लगे और वो लोग मेरे लोगों को दूर ले जाने की कोशिश करने लगे, क्या ये ठीक है। क्या तुम्हें पता है मैं तो बस एक शांति भरी जिंदगी जीना चाहता हूँ। और वहीं डिवाइन फिजिशियन को दिखाया जाता है जो अंदर से काफी हिल गया होता है। वो सोचने लगता है मैंने इस डर को पहले भी महसूस किया है। फिर टायसन कहता है वैसे मुझे अपने परेशानी भरे मामलों को निपटाने के लिए किसी की जरूरत थी। और वहीं डिवाइन फिजिशियन कांपते हुए सोचने लगता है ऐसे लगता है मैं किसी ऐसे जगह आ गया हूँ जहाँ मुझे कभी नहीं आना चाहिए था। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोजिन कहता है क्या आप सच में गोल्डन वॉल मैनर में काम करना चाहते हैं। और उसके सामने होता है डिवाइन फिजिशियन जो कहता है हाँ मैं यंग मास्टर टायसन के लिए काम करना चाहता हूँ। फिर मोजिन कहता है आपने बहुत बढ़िया फैसला लिया, गोल्डन वॉल मर्चेंट आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। फिर डिवाइन फिजिशियन कहता है ये ठीक है, मैं यंग मास्टर टायसन पर भरोसा करता हूँ। उसकी बातें सुनकर उसके साथ आए फिजिशियन आपस में बात करने लगते हैं आखिर अचानक से इन्हें क्या हुआ। और वही डिवाइन फिजिशियन सोचने लगता है मैंने लंबे समय से एक आजादी की जिंदगी जी है लेकिन आखिरकार अब मैं इस जगह आकर फंस गया। उसके इलाज में 2 महीने से ज्यादा लगेगा लेकिन मैं अपने स्किल के साथ उसका इलाज जल्दी कर सकता हूँ, पर उसका वो ब्लड लस्ट वो किसी मामूली आदमी का नहीं हो सकता। ये खुशी की बात है कि मैं अपना पैंट गीला नहीं किया। फिर चियोन को दिखाया जाता है जो कहता है यंग मास्टर क्या ये ठीक रहेगा। फिर टायसन कहता है क्या। फिर चियोन कहता है मैंने पहले ही सब
सभी 12 फिजिशियन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, लेकिन डिवाइन फिजिशियन पर नहीं लगाया। फिर तैसन कहता है मैंने इसे पहले ही कर लिया है। फिर जियोन कहता है क्या आपने पहले ही कर लिया है? फिर तैसन कहता है हाँ, तुम ऐसा नहीं कर पाते। फिर जियोन कहता है तो आपने मुझे दूसरों के लिए ऐसा करने को क्यों कहा? फिर तैसन कहता है क्योंकि मैं बीमार हूँ, अगर मैं अपनी ताकत का यूज करूंगा तो मैं थक जाऊंगा। फिर जियोन कहता है मैं समझ गया यंग मास्टर, और वहीं सियोन उसे घूर घूर के देख रही होती है। फिर वो कहता है पर इसके अलावा वो कोई मामूली फिजिशियन नहीं है। फिर तभी वहाँ डिवाइन फिजिशियन आ जाता है, जिसे देखकर जियोन कहता है डिवाइन फिजिशियन क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे? फिर डिवाइन फिजिशियन कहता है हाँ, यंग मास्टर तैसन का देखभाल करना मेरी ड्यूटी है, तो मेरा जाना तो तय है। फिर सियोन कहती है लेकिन क्या उस जैसे बीमार आदमी का रोज कोटेशन हाउस जाना ठीक है? और इसके अलावा वो पूरे रात भर बिजी रहते हैं। उसकी बातें सुनकर डिवाइन फिजिशियन हैरान होते हुए कहता है क्या वो पूरी रात भर बिजी रहते हैं? फिर वो तैसन को कहता है क्या मैं आपके पल्स को चेक कर सकता हूँ? फिर तैसन कहता है ठीक है, पर तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। फिर वो स्माइल करते हुए सोचने लगता है अब मैं तुम्हारे बॉडी के कंडीशन को देख सकता हूँ। पर वो जैसे ही तैसन के पल्स को चेक करता है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है ये आखिर कैसे हो सकता है? इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। यंग मास्टर क्या आप सच में एक जिंदा आदमी हैं? जिसकी बातें सुनकर जियोन और सियोन दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर तैसन कहता है क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ? फिर डिवाइन फिजिशियन कहता है लेकिन मैं इस तरह के सीरियस टूटे हुए मेरिडियंस को पहले कभी नहीं देखा, यहाँ तक कि छोटे से छोटे मेरिडियंस भी टूटे हुए हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि आप मर गए हैं। फिर तैसन कहता है जियोन ये मुझसे पूछ रहा है क्या मैं मरा हुआ लाश हूँ, मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? फिर जियोन कहता है हमें इसके दोनों गोटों को फोड़ देना चाहिए। फिर डिवाइन फिजिशियन तैसन के हाथ को छोड़ते हुए कहता है नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाहता था कि आपकी बॉडी मरने की हालत में है, आपको जल्दी से जल्दी अपना इलाज कराना चाहिए। फिर तैसन कहता है क्या तुमने जो अभी कहा उसके ऊपर तुम अपने लाइफ को बेट में लगा सकते हो? फिर डिवाइन फिजिशियन कहता है बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आखिरकार आपका इलाज करना मेरी ड्यूटी है। उसे देखकर सियोन सोचने लगती है मुझे नहीं पता ये क्या कर रहा है, लेकिन ये बेशरम है। फिर डिवाइन फिजिशियन कहता है लेकिन मैंने आपके पल्स को गलत नहीं चेक किया है। फिर तैसन कहता है अगर तुम अपने लाइफ को बेट में नहीं लगा सकते तो अपना मुंह बंद करो और मुझे फॉलो करो, नहीं तो तुम घर वापस चले जाओ। फिर डिवाइन फिजिशियन कहता है बिल्कुल, मैं आपको फॉलो करूंगा। फिर डिवाइन फिजिशियन सोचने लगता है चाहे इसके बारे में मैं कितना भी सोचूं, इसकी बॉडी की कंडीशन ऐसी हालत में है कि ये ठीक से हिल डुल भी नहीं सकता, तो ये आराम से कैसे चल पा रहा है? फिर वो तैसन के पास आते हुए कहता है यंग मास्टर आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? फिर तैसन कहता है मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। फिर डिवाइन फिजिशियन कहता है आप कैसा मजाक कर रहे हो? क्या आप कल्ट के मेंबर नहीं हो, या क्या शायद आप गोल्डन वॉल मर्चेंट गिल्ड के कल्ट का सीक्रेट ब्रांच से हो? जिसकी बातें सुनकर जियोन और सियोन को कुछ समझ में नहीं आता, पर तभी तैसन रुक जाता है और पीछे मुड़कर कहता है मुझे नहीं पता तुम किस कल्ट के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन क्या उन लोगों को पता है कि तुम उनके बारे में खुले आम बात कर रहे हो? फिर तैसन मुड़ जाता है और आगे जाते हुए कहता है अगर तुम चाहते हो तो ऐसे बात करते रहो, मैं भी ये देखने के लिए क्यूरियस हूँ कि एक आदमी जो इस तरह की बातें करता है वो कब तक जिंदा रह सकता है। उसे गुस्से में देखकर डिवाइन फिजिशियन डरते हुए सोचने लगता है मैं ये क्या बेवकूफी भरी हरकतें कर रहा था, मैं कुछ समय के लिए उस ब्लड लस्ट को भूल ही गया था, अगर मैं कुछ गलत बात कह दिया तो मेरी जान भी जा सकती है। और वो इतना ज्यादा डर जाता है कि उसका पैंट गीला ना हो जाए, इसलिए वो अपने हाथ को काफी अनमोल जगह रखता है। फिर उसके बाद गोल्डन वॉल मर्चेंट गिल्ड में डिवाइन फिजिशियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो पिछली रात की बातों को याद करते हुए सोचने लगता है जैसे कि मैंने तैसन को पिछली रात ऑब्जर्व किया, उस हिसाब से वो पूरी रात भर वही काम करता रहता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है भले ही वो गोल्डन वॉल मर्चेंट की औरतों के जैसे प्योर नहीं है, लेकिन तो भी उस कोटेशन हाउस की औरतें की बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन प्योर फिजिकल फॉर्म की है। वे सभी औरतें बियोक तैसन के साथ रात बिताई थी
उसके पास जरूर कोई ऐसी टेक्निक है जिससे वो किसी भी बॉडी को प्योर फिजिकल फॉर्म में बदल सकता है और शायद उसे उस टेक्निक को पूरा करने में 6 घंटे लगते हैं। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी के लिए मुझे उस पर अच्छा इंप्रेशन बनाना होगा ताकि मैं उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकूं। फिर तभी सोसो वहां आते हुए कहती है, डिवाइन फिजिशियन यंग मास्टर आपको बुला रहे हैं। फिर डिवाइन फिजिशियन ठीक है बोलकर सोसो के साथ जाने लगता है और सोच रहा होता है वो मुझे क्यों बुला रहा है। आखिर वो क्या सोचता है मैं उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा। फिर वो तैसन के पास आ जाता है जहाँ चियोन और सियोन भी थे। फिर तैसन कहता है, तुमने कहा था कि तुम मेडिकल टेक्निक में काफी स्किल्ड हो। फिर डिवाइन फिजिशियन थोड़ा घबराते हुए कहता है, भले ही ऐसा लगता नहीं है लेकिन मैं दुनिया के सबसे बेस्ट फिजिशियन में से एक हूँ। दुनिया में सिर्फ 5 लोग ही है जो मुझसे बेहतर हैं। फिर तैसन कहता है, क्या 5 लोग और भी हैं जो तुमसे बेहतर हैं? फिर डिवाइन फिजिशियन कहता है, भले ही मैं कितना भी ज्यादा स्किल्ड हूँ लेकिन मैं अपना कंपेयर उन लोगों से नहीं कर सकता। पॉइजन डीमन, फीलिंग इमॉर्टल और नीडल इसेंट्रिक। उसकी बातें सुनकर सियोन कहती है, क्या उन 5 लोगों में से डिमोनिक कल्ट के भी लोग हैं? फिर डिवाइन फिजिशियन कहता है, हाँ, डिमोनिक कल्ट में डीमन फिजिशियन और एक और है जो उसके जितना ही स्किल्ड है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ है। अब तो उसे ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि डिमोनिक कल्ट हाइडिंग में चला गया है। फिर तैसन कहता है, क्या डिमोनिक कल्ट हाइडिंग में है? फिर सियोन कहती है, क्या आपको इसके बारे में नहीं पता? ये रूमर मुरिम अलायंस में बहुत ज्यादा ही फैला हुआ है कि वो एक आइसोलेशन इंचांटमेंट से कवर है और पूरी दुनिया से अलग है। मैंने सुना है कि वो एक ऐसा इंचांटमेंट है जिसे बिना किए के नहीं हटाया जा सकता। उसकी बातें सुनकर तैसन सोचने लगता है, मुझे लगता है कि वो मिथिकल हेवन इंचांटमेंट की बात कर रहे हैं। डिमोनिक कल्ट का इंचांटमेंट एसेंस मिथिकल हेवन इंचांटमेंट है जो कल्ट लीडर के मरने के बाद एक्टिवेट हो जाता है और नए कल्ट लीडर बनने के बाद हट जाता है। बिना कल्ट लीडर के उस इंचांटमेंट को तोड़ना इम्पॉसिबल है। मैंने अपने पास्ट लाइफ में सभी कैंडिडेट को मार दिया था, इसलिए बिना नए कल्ट लीडर के मेरे अलावा कोई और नहीं है जो इस मिथिकल हेवन इंचांटमेंट को तोड़ सकता है। फिर तैसन कहता है, इतना काफी है, तुम ये बताओ क्या तुम कटे हुए हाथ को जोड़ सकते हो? फिर डिवाइन फिजिशियन कहता है, बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं किसी को भी बचा सकता हूँ, चाहे वो कितनी भी बुरी हालत में क्यों न हो, पर वो जिंदा रहना चाहिए। फिर तैसन कहता है, ठीक है, तुम्हें उन दोनों की ट्रेनिंग का देख रेख करना है। उसकी बातें सुनकर डिवाइन फिजिशियन कहता है, क्या उनकी ट्रेनिंग में मदद करनी है? पर मुझे ज्यादातर मेडिकल टेक्निक ही आती है। पर तैसन उसकी बातों को इग्नोर करके चियोन को कहता है, तुमने सुना ना, जब तक तुम मर नहीं जाते चाहे तुम कितनी भी बुरी हालत में हो वो तुम्हें ठीक कर सकता है। तो अपने किसी भी बॉडी पार्ट के कटने का चिंता मत करो, लेकिन अपने सिर को कटने से बचा लेना। उसकी बातें सुनकर उन लोगों को एक पल के लिए कुछ समझ में नहीं आता। फिर तैसन कहता है, ताकतवर बनने का सबसे अच्छा तरीका असली फाइट करना है। अगर तुम दोनों इस तरह से फाइट करते हो जैसे कि तुम एक दूसरे को मारना चाहते हो तो तुम लोग बहुत कुछ सीख सकते हो। जिसकी बातें सुनकर चियोन और सियोन घबराने लगते हैं। फिर तैसन डिवाइन फिजिशियन को कहता है, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि वो लोग एक दूसरे को ना मारे। फिर डिवाइन फिजिशियन भी ठीक है यंग मास्टर कहता है। फिर चियोन कहता है, लेकिन इसके वजह से आपको प्रोटेक्ट करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। फिर तैसन कहता है, इसके बारे में चिंता मत करो, मैं आज से 1 महीने तक बाहर नहीं जाऊंगा। इस 1 महीने के अंदर तुम्हें इतना ताकतवर होना है कि तुम मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट कर सको। फिर डिवाइन फिजिशियन कहता है, जब तक तुम लोग तुरंत मर नहीं जाते मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, इसलिए तुम लोग अच्छे से फाइट कर सकते हो। और उसके अलावा ये ट्रेनिंग मेथड तुम लोग जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। इसके मदद से तुम लोगों की स्किल काफी तेजी से बढ़ेगी। फिर वो मन ही मन सोचने लगता है, बिल्कुल ये काम करेगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग मेथड हेवनली डीमन सीक्रेट कल्ट द्वारा शुरू किया गया था। इसका मतलब गाइस ये बात कंफर्म हो गया कि ये डिवाइन फिजिशियन डिमोनिक कल्ट से हैं। फिर उसके बाद 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां चियोन और सियोन ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर चियोन सियोन के ऊपर अपने स्वॉर्ड से एक अटैक करता है, जिस अटैक से वो बच जाती है, पर उसके सिर पर एक छोटा सा कट लग जाता है। फिर वो अपने स्वॉर्ड को कस कर पकड़ लेती है और सोचने लगती है, ये सच में मुझे मारना
जाता है। अगर ऐसी बात है तो फिर उसके बाद वो चियोन के ऊपर अपने स्वॉर्ड से एक सीधा अटैक करती है, जिसके वजह से चियोन के टुड्डी पर एक छोटा सा कट लग जाता है और वहाँ से खून निकलने लगता है। तभी कोई ताली बजाते हुए कहता है बस आज के लिए इतना काफी है, जिसके वजह से उन दोनों का ध्यान उसके तरफ जाता है और वो लोग थोड़ा घबराने भी लगते हैं, क्योंकि डिवाइन फिजिशियन के हाथ में एक छोटा सा मटकी था जहाँ से बहुत ही बदबूदार स्मेल निकल रहा था। फिर वो कहता है अब समय आ गया है तुम लोगों को फिजिकल इंजरी बाम लगाने का, जिसे देखकर वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। फिर चियोन कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे इस बाम की जरूरत नहीं है। फिर डिवाइन फिजिशियन उस छोटे से मटके के अंदर उंगली डालते हुए कहता है तुम सच नहीं बोल रहे, मैं देख सकता हूँ तुम्हें काफी चोट लगी हुई है, भले ये थोड़ा दर्द करता है लेकिन ये काफी असरदार है। फिर तभी वहाँ तैसन आते हुए कहता है फिजिकल इंजरी बाम ठीक है, जिसे देखकर सियोन और चियोन यंग मास्टर बोलकर चिल्लाने लगते हैं और वहीं डिवाइन फिजिशियन हंस रहा होता है। फिर वो कहता है यंग मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर तैसन कहता है मैंने कहा था कि मैं 1 महीने बाद आऊंगा। फिर डिवाइन फिजिशियन कहता है क्या आपकी बॉडी पहले से बेहतर है? फिर तभी तैसन अपना हाथ डिवाइन फिजिशियन के आगे कर देता है, जिसे देखकर डिवाइन फिजिशियन को ऐसे लगता है कि तैसन उसे मारने वाला है। फिर तभी तैसन कहता है मेरे पल्स को चेक करो, क्या तुम ये जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो? फिर डिवाइन फिजिशियन भी ठीक है बोलकर तैसन के पल्स को चेक करने लगता है। फिर तभी वो काफी हैरान होते हुए कहता है यंग मास्टर आखिर आपने इसे रीस्टोर कैसे किया? उसकी बातें सुनकर तैसन स्माइल करने लगता है। फिर वो सोचने लगता है सच में मेरी बॉडी काफी बदल गई है, मैंने पूरा महीना उन मेरिडियंस को मजबूत किया जिन्हें मैं पहले जल्दबाजी में जोड़ा था, लेकिन मेरी सोल एनर्जी पहले के कंपेयर में बिल्कुल अलग है। जहाँ मेरी पहली सोल एनर्जी वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव हुआ करती थी, पर वो अब कसकर बंधी हुई और मजबूत है। इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल है, लेकिन मैं इसी तरह से रीस्टोर करता रहा जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, तो मैं एक दिन जरूर परफेक्ट फिजिकल बॉडी पा जाऊंगा। फिर वो डिवाइन फिजिशियन को कहता है जानबूझकर फिजिकल इंजरी बाम को दर्दनाक मत बनाओ, जाकर इन्हें अभी चेंज करो, अपने गुस्से के वजह से उन्हें टॉर्चर मत करो। की बातें सुनकर डिवाइन फिजिशियन मन ही मन कहता है आखिर इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? फिर वो कहता है ठीक है यंग मास्टर मैं इसे बदल देता हूँ। फिर चियोन गुस्से से कहता है मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर उसके बाद सिर्फ उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर तैसन सियोन को कहता है कल हम योन मैनर जाएंगे। फिर सियोन कहती है आखिर आप अचानक से वहाँ क्यों जा रहे हैं? फिर वो सोचने लगती है क्या वो यंग मिस के एंगेजमेंट तोड़ने को रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर तैसन कहता है जोंगली क्लैन ने मुझे मिलने के लिए एक मैसेज भेजा है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तैसन जोंगली क्लैन के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ रहा था। क्या इस पूरे समय जोंगली क्लैन के बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन मिल पाया है? फिर डिवाइन फिजिशियन कहता है क्या मेरे सभी सबऑर्डिनेट को यही सब इंफॉर्मेशन पता करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा? एक रेपुटेबल क्लैन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर तैसन कहता है ऐसा लगता है कि तुम अभी काफी आराम कर रहे हो। फिर डिवाइन फिजिशियन कहता है क्या आराम? मुझे पहले उन दोनों बॉडीगार्ड की देखरेख करनी पड़ती है, उसके बाद उनके लिए फिजिकल इंजरी बाम बनाना पड़ता है। ऐसा काम को करने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। फिर तैसन कहता है तो अपने आप को 2 हिस्से में बांट लो। फिर डिवाइन फिजिशियन अपने मुंह को दूसरे तरफ करते हुए कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, जब भी आप ऐसी बातें करते हैं तो मुझे अपनी पास्ट की बातें डराने लगती हैं। उसकी बातें सुनने के बाद तैसन सोचने लगता है क्या उसके पास्ट का मतलब जब वो हेवेनली डीमन सीक्रेट कल्ट में था। फिर हेवेनली डीमन सीक्रेट कल्ट के बारे में बताया जाता है, जो अलग अलग जगह इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए अपने ग्रुप को भेजता है, जहां ग्रुप के लोग बॉडीगार्ड, मर्चेंट या फिजिशियन जैसे अलग अलग तरह का काम करते हैं। फिर तैसन सोचने लगता है वो उन लोगों में से एक है जो फिजिशियन है। जब मैं पास्ट लाइफ में हेवेनली डीमन था तो क्या वो मुझसे मिला था? फिर डिवाइन फिजिशियन कहता है ये सोचना कि आप जोंगली क्लैन के ऊपर इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है योन मैनर की बेटी सच में काफी खूबसूरत है। उसकी बातों को सुनकर तैसन सोचने लगता है हाँ ये बात सच है कि वो काफी खूबसूरत है, यहाँ तक कि वो मुझे किसी की याद भी दिलाती है। फिर डिवाइन फिजिशियन कहता है क्या हमें आपके सेफ्टी के लिए और बॉडीगार्ड को ले लेना चाहिए? फिर तैसन कहता है तुम सच में काफी डरपोक आदमी हो। फिर डिवाइन फिजिशियन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर तैसन कहता है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर तैसन कहता है जोंगली क्लैन के साथ निपटना काफी आसान है। फिर वो सोचने लगता है जब मैं पास्ट में हेवेनली डीमन था तो मेरे
मेरे खिलाफ वॉर में रेपुटेबल क्लैन हार गई और वहाँ सिर्फ जोंगली क्लैन थी जो बैटलफील्ड को छोड़कर भाग निकली। मैं उन्हें कुचलने के लिए उनके पीछे गया, लेकिन वो लोग पहले ही वहाँ से भाग निकले। मैंने सुना कि वो मुझसे बचने के बाद कुछ देर के लिए बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो लोग ये सब करने के बाद कितना हाई और माइटी बनने का नाटक करते हैं। फिर उसके बाद योन मैनर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टायसन एक आदमी के सामने बैठा हुआ था और ये आदमी योन मैनर का मास्टर और हारिन का फादर होता है। फिर वो कहता है, ऐसा लगता है कि डिवाइन फिजिशियन सच में तारीफ के लायक हैं। तुम्हारी बॉडी सच में काफी ज्यादा बेहतर लग रही है। फिर टायसन कहता है, अभी भी मुझे पूरी तरह से ठीक होने में लंबा समय लगने वाला है, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर योन मैनर मास्टर कहता है, काफी लंबा समय मिलने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि तुम एक अलग ही आदमी बन गए हो, लेकिन इस बार का समय बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है जोंगली क्लैन चीजों को आखिरी तक घसीटना चाहती है। वो तुम्हारे और हारिन के एंगेजमेंट को नहीं मान रहे हैं और इस प्लान में कई लोग मिले हुए हैं। वो तुम्हें एक बहाने के तौर पर यूज करना चाहते हैं और तुम्हें हारिन के सामने बेइज्जत करना चाहते हैं। उनका सबसे बड़ा गोल गोल्डन वॉल मर्चेंट और हमारे साथ फाइट करना है। फिर टायसन कहता है, मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर वो सोचने लगता है जैसे कि जोंगली क्लैन से उम्मीद थी, वो मुझे बहाने के तौर पर यूज करके योन मैनर और गोल्डन वॉल मर्चेंट से फाइट करना चाहती है और उनके ऊपर एक साथ कब्जा करना चाहती है। वो कमीने अपनी गंदी चाल चलने से बिल्कुल भी नहीं बदले। फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक तरफ चियोन और सियोन थे, वहीं दूसरी तरफ जोंगली क्लैन के इलाइट वॉरियर थे। फिर दिखाया जाता है जैसे ही टायसन दरवाजा खोल के बाहर निकलता है, तभी उसके सामने कोई आ जाता है और ये जोंगली क्लैन का सबसे छोटा बेटा जोंगली वुंग था। फिर वो कहता है, क्या तुम ही हो ब्योक टायसन? उसे देखकर टायसन सोचने लगता है वो जरूर जोंगली क्लैन के लोगों में से एक होगा। फिर वुंग कहता है, मैंने जो सुना है उसके हिसाब से तुम्हारी हालत इतनी खराब है कि तुम तो बिस्तर पे ठीक से परफॉर्म भी नहीं कर सकते। पर टायसन चुप रहता है। फिर वुंग कहता है, क्या तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं दी? क्या तुम बहरे भी हो? ऐसे लगता है कि तुम्हें कुछ मैनर सिखाने की जरूरत है। फिर जोंगली क्लैन के वॉरियर की तरफ दिखाया जाता है, जो लोग अपने शॉट पकड़कर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वुंग कहता है, मैं यहाँ पर एक अच्छा जगह जानता हूँ जहाँ पर हम दोनों अच्छे से बात कर सकते हैं। फिर टायसन कहता है, क्या वहाँ सिर्फ हम दोनों रहेंगे? क्या वहाँ हमारा कोई पीछा नहीं करेगा? फिर चियोन कहता है, यंग मास्टर आप उसे नहीं मार सकते। फिर वुंग कहता है, जरा देखो तो तुम्हारे बॉडीगार्ड कितने ज्यादा घमंडी हैं, पर मेरे वॉरियर उन लोगों से निपट लेंगे। एक छोटा सा स्पार उनके लिए काफी होगा। फिर टायसन कहता है, मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया, वैसे भी उन लोगों ने अभी अभी अपना ट्रेनिंग पूरा किया है। फिर वुंग टायसन को ले जाते हुए कहता है, मैं इसके साथ जा रहा हूँ, इसलिए मैं उन लोगों को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। फिर जोंगली क्लैन के वॉरियर भी ठीक है यंग मास्टर कहते हैं। फिर जोंगली क्लैन के वॉरियर अपने शॉट को निकालते हुए कहते हैं, भले ही उन्होंने छोटा सा स्पार के लिए कहा था, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतेंगे। तुम्हें अपने बैड लक को ही दोष देना चाहिए कि तुम्हारा सामना आज हमसे हुआ। उसे देखकर डिवाइन फिजिशियन सोचने लगता है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसा लगता है कि वो जोंगली क्लैन के इलाइट हैं, पर मैं फाइट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए मैं इसे दूर से देखूंगा। फिर उसके बाद दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वुंग टायसन को लेकर आ गया था। फिर वुंग कहता है, इस जगह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फिर टायसन कहता है, तुम्हें सच में इसमें काफी मेहनत लगी होगी, तुम्हें यहाँ आए ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ और तुमने इतनी अच्छी जगह भी ढूंढ ली। फिर वुंग कहता है, जब से मैं आया था मैं इस समय का इंतजार कर रहा था, तो इतना मेहनत करना तो बनता है। शायद तुम्हें ये नहीं पता होगा, लेकिन मैं लोगों को तड़पाने में काफी ज्यादा स्किल्ड हूँ। ऐसा लगता है कि इससे तुम भी काफी हैरान हो। फिर टायसन कहता है, क्या तुम ये सब योन हारिन के लिए कर रहे हो? फिर वुंग कहता है, योन हारिन सच में इतनी खूबसूरत है कि वो मेरा ध्यान खींच सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे लिए एक अच्छी पार्टनर है। मेरा एम्बिशन तो उससे भी काफी ज्यादा बड़ा है। मेरा एम्बिशन सिर्फ एक योन मैनर को पाना नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा है। फिर वो टायसन के ऊपर एक नाइफ से अटैक कर देता है, लेकिन वो नाइफ पेड़ में जाकर लगता है, जिसे देखकर वुंग भी काफी ज्यादा हैरान था। पर तभी टायसन उसके पीछे आ जाता है और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, तो चलो देखते हैं तुम्हारा एम्बिशन कितना ज्यादा बड़ा है। फिर वुंग सोचने लगता है, क्या इसका मेरिडियंस पूरी तरह से टूटा हुआ नहीं था? नहीं, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, शायद ये तुक्का होगा। पर तभी उसे कुछ होने लगता है और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही थी। उसे सुनकर चियोन सोचने लगता है, कहीं यंग मास्टर उसे मारने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। फिर जोंगली क्लैन के वॉरियर को दिखाया जाता है, जो हंसते हुए कहता है, ऐसे लगता है तुम्हारे यंग मास्टर काफी ज्यादा दर्द में हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें उसके
पास जाने की जरूरत नहीं है। फिर सियोन कहती है उनके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सभी हमारे ऊपर एक साथ अटैक करो। फिर जोंगली क्लैन के वॉरियर कहते हैं अगर तुम इतना कह रही हो तो हम खुशी खुशी तुम्हारे साथ अच्छे से खेलेंगे। फिर वो सभी अपने स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं और वो सभी एक साथ चियोन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन चियोन साइड होकर उस अटैक को डॉज कर लेता है और उसके चेहरे के नीचे एक जोरदार किक मारता है। पर तभी दो और वॉरियर उसे आगे पीछे से घेर लेते हैं और वो लोग चियोन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी एक स्वॉर्ड का मियान उड़ते हुए आता है और वो सीधा चियोन के पीछे वाले वॉरियर के चेहरे पर लगता है और इस मियान को फेंकने वाली सियोन थी। फिर वो कहती है आओ मेरे साथ भी खेलो। फिर चियोन और सियोन अपना स्वॉर्ड पकड़कर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे के अगल बगल खड़े हो जाते हैं और उन्हें जोंगली क्लैन के वॉरियर चारों तरफ से घेरे होते हैं। फिर वो लोग सोचने लगते हैं इस बार हम बिल्कुल भी यंग मास्टर को निराश नहीं होने देंगे, हम अपनी ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाएंगे। फिर उसके बाद तैसन का सीन दिखाया जाता है जो अपने डिमोनिक आर्ट का यूज करके वोंग के सोल एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर रहा था। फिर वो कहता है आखिर अब वो तुम्हारा घमंड कहाँ गया, अभी तक तो मैंने सिर्फ तुम्हारा आधा ही एक्सट्रैक्ट किया है, तुम चिंता मत करो क्योंकि मैंने इस बार किसी को भी नहीं मारने का फैसला किया है। फिर उसके बाद थोड़े देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोन एक वॉरियर के ऊपर अटैक करके आगे बढ़ जाती है जिससे वो वॉरियर वहीं पर बेहोश हो जाता है और इसी के साथ चियोन और सियोन दोनों मिलकर जोंगली क्लैन के सभी वॉरियर को हरा देते हैं। फिर सियोन कहती है मुझे पहले शक था लेकिन ये सच में काम कर गया। फिर चियोन कहता है मुझे यंग मास्टर के ऊपर भरोसा है। फिर सियोन कहती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जोंगली क्लैन के वॉरियर को कभी हरा पाऊंगी, आखिर यंग मास्टर तैसन है कौन। फिर चियोन कहता है कौन जानता है, लेकिन अगर उन्होंने हमें इनके कमजोरी के बारे में नहीं बताया होता तो इनके जगह जमीन पर हम होते। फिर चियोन सोचने लगता है योन मैनर आने से पहले उन्होंने जोंगली क्लैन के कमजोरी के बारे में हमें बताया था, ये ऐसे था जैसे कि उन्हें पहले ही इनके बारे में सब कुछ पता हो। पहले तो मैं इसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं था लेकिन उनके खिलाफ फाइट में मुझे पता चल गया कि मैं उनके अगले मूव को पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। ये सब उनके इंफॉर्मेशन के वजह से हुआ, मैं उनका थैंकफुल हूँ। उसे ऐसा करता देख सियोन को कुछ समझ में नहीं आता। फिर हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ डिवाइन फिजिशियन होता है, जहाँ पे वोंग और तैसन आ रहे थे। उसे देखकर डिवाइन फिजिशियन कहता है यंग मास्टर आप यहाँ हैं। फिर तैसन कहता है तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। फिर डिवाइन फिजिशियन कहता है मैं उनके फाइट में कोई मदद नहीं कर सकता इसलिए मैं यहाँ अकेले घूम रहा था। फिर तैसन कहता है मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये पूछ रहा था क्या उन्होंने अभी तक उन कचरों को नहीं निपटाया है। फिर डिवाइन फिजिशियन हंसते हुए कहता है क्या कचरे लोग, वो अभी भी जोंगली क्लैन के रेपुटेबल वॉरियर हैं। फिर तैसन कहता है बस इतना काफी है, ऐसा लगता है अभी भी उनकी ट्रेनिंग में कमी है, वापस जाने के बाद उनकी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा हार्ड कर दो, मेरे लोग कमजोर हो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बातें सुनने के बाद डिवाइन फिजिशियन कुछ सोचने लगता है, फिर वो स्माइल करने लगता है। फिर उसके बाद वो ग्रीट करते हुए कहता है ठीक है यंग मास्टर। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ खाने के टेबल पर सभी लोग बैठे होते हैं। वहीं तैसन आराम से खाना खा रहा था और उसके बगल में बैठी हारिन शर्मा रही थी। पर तभी वो सामने देखकर हैरान हो जाती है जहाँ उसके सामने वुंग बैठा था और हारिन को हैरान होते हुए उसका फादर भी देख लेता है पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो मुड़कर वुंग की तरफ देखने लगता है जहाँ वो घबराया हुआ बैठा था और खाना नहीं खा रहा था, जिसे देखकर वो कुछ सोचने लगता है। फिर वो अपने चॉपस्टिक को थोड़ा सा टेबल पर पटकता है जिससे वुंग का ध्यान मैनर मास्टर की तरफ आए। फिर वो कहता है मैंने सुना है कि आज आप अकेले में कुछ बात कर रहे थे, जिसकी बातें सुनकर हारिन अपने जगह से खड़ी हो जाती है और हैरान होते हुए तैसन को कहती है क्या ये सच है, क्या तुम ठीक हो। फिर तैसन कहता है अगर क्या हो मैं ठीक न हूँ तो तुम क्या कर लोगी। उसकी बातें सुनने के बाद हारिन भी कुछ नहीं बोल पाती है। फिर तैसन कहता है हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे, यहाँ तक कि इसमें हमारी सोल भी इन्वॉल्व थी। फिर वो वोंग को कहता है क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना, जिसकी बातें सुनकर वोंग सिर झुकाते हुए कहता है हाँ आप सही कह रहे हैं। फिर तैसन कहता है हे ये तुम क्या कर रहे हो, जिसकी बातों से वोंग घबराने लगता है। फिर तैसन अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है क्या तुम्हें बेसिक मैनर नहीं पता, अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो उससे आंखें मिलाकर बात करो। उसकी बातें सुनने के बाद वोंग अपनी आंखों को जैसे ही ऊपर करके तैसन को देखता है उसे तैसन एक बहुत ही खतरनाक डीमन के जैसे लग रहा होता है, जिसकी आंखों को देखने के बाद वो
वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो उसी समय अपने ही पैंट में टट्टी कर देता है और वो अपने हाथ को टेबल पर पटकता है और साथ ही उसके मुंह से काफी ज्यादा थूक भी निकल रहा होता है, जिसे देखकर सियोन कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा उसने अपने पैंट में ही टट्टी कर दी। फिर वो हारिन को वहाँ से लेके जाने लगती है और वहीं चियोन अपने हाथ से नाक ढक लेता है, पर वहीं तहसन को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो आराम से अपना चाय पी रहा होता है। फिर उसके बाद रात हो जाता है। फिर दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी अपने हाथ को टेबल पर पटकते हुए कहता है आखिर ये सब क्या है। उसके बाद बताया जाता है कि ये आदमी जोंगली क्लैन का पैट्रियार्क है और इसका नाम जोंगली चेओन है। फिर उसके सामने खड़ा आदमी कहता है मैं अपने लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज रहा हूँ। ऐसा लगता है उनके बॉडीगार्ड हमारे सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। फिर पैट्रियार्क चिल्लाते हुए कहता है फिर भी तुम ये बता रहे हो कि हमारे 11 वॉरियर उनके हाथों एक तरफा पीटे गए। फिर इस आदमी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम वॉन मुंगवान होता है और ये जोंगली क्लैन का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है। फिर वो कहता है हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इसके पीछे क्या योन मैनर का भी हाथ था। फिर पैट्रियार्क कहता है वोंग के बारे में क्या, वो अभी कैसा है। फिर मुंगवांग कहता है वो अभी भी रूम के अंदर है, मैंने सुना है कि वो रूम के बाहर नहीं निकल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनके मार्शल आर्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई है पर हम लोग उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके मेमोरी के साथ छेड़छाड़ किया गया है। फिर पैट्रियार्क अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है उसने ना सिर्फ टट्टी किया बल्कि अपनी पैंट भी गीली कर दी, वो तो अब पूरी तरह से पागल बन गया है। फिर वो सोचने लगता है क्या इसके पीछे ब्योक तैसन है, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर एक ऐसा आदमी जो मरने के कगार पर है वो कुछ ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन तो भी ये बहुत ही अजीब है। फिर वो कहता है मुझे पूरा यकीन है कि इस मामले में कोई और भी इन्वॉल्व है, मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी कीमत पर ये पता लगाओ कि वो आदमी कौन है। फिर मुंगवांग भी ठीक है पैट्रियार्क बोल के वहाँ से चले जाता है। फिर वो सोचने लगता है ये क्लैन मेरे फादर के वजह से हेवेल्ली डीमन के हाथों लगभग खत्म ही हो गया था, लेकिन हमने अपने क्लैन को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, इसलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना रेपुटेबल क्लैन बनने के बावजूद भी हमें ये बेइज्जती सहना पड़ रहा है। मैं इस बार इस मामले को बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। जो हमारे क्लैन को बेइज्जत करने की हिम्मत करेगा हम उसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे, चाहे अगर इस बार खुद हेवेल्ली डीमन भी क्यों ना आ जाए। पर गाइस अगर इसे गलती से भी पता चल गया ना कि ये हेवेल्ली डीमन से पंगा ले रहा है तो ये अपने बेटे की ही तरह पैंट में ही गीला कर देगा। फिर उसके बाद योन मैनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग दरवाजे से आते हैं। फिर वो अंदर की तरफ जाने लगते हैं जिसे देखकर चियोन हैरान होते हुए कुछ सोचने लगता है। फिर वो तेजी से वहाँ से सीधा तैसन के पास चले जाता है। फिर वो कहता है यंग मास्टर जोंगली क्लैन ने अपने कुछ और लोगों को भेजा है। फिर तैसन कहता है क्या वो लोग बदला लेने के बारे में कुछ कह रहे थे। फिर चियोन कहता है मुझे पूरा यकीन नहीं है लेकिन उनमें से कुछ काफी स्किल्ड मार्शल मास्टर हैं। फिर तैसन कहता है क्या मार्शल मास्टर, तुम ये कैसे बता सकते हो। फिर चियोन कहता है क्योंकि उसने जानबूझकर अपने प्रेजेंस को एक्सपोज किया था। फिर तहसन कहता है तुम्हें इस तरह के लोग हमेशा देखने के लिए मिल जाएंगे जो लोग दिखावा करते हैं, और जब तक ये लोग अच्छे से मार नहीं खा जाते तब तक इन लोगों का घमंड 7वें आसमान पर होता है। एक बार अच्छे से मार खाने के बाद इन लोगों का दिमाग ठिकाने में आता है। फिर वो कहता है चलो चलते हैं। फिर चियोन कहता है क्या जो नए वॉरियर आए हैं उनसे मिलने के लिए। फिर तहसन कहता है मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, मुझे कहीं और जाना है। फिर चियोन कहता है क्या अभी, लेकिन योन मैनर का मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। फिर तहसन कहता है वो अभी बिजी रहेंगे क्योंकि एक बच्चे ने अपने पैंट में टट्टी कर दी, तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे फॉलो करो। फिर चियोन भी ठीक है यंग मास्टर कहता है। फिर तहसन कहता है आखिरकार अब ये खेल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है।